Okay, students, welcome to the JEE Advanced 2025 paper for Physics Paper 1. My name is Anmol Bhargav और हम आज इसके सॉल्यूशंस देखेंगे फॉर JEE 2025 पेपर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 हमको बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक सेटअप है. लेट मी क्विकली ड्रॉ इट. कि यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक डिस्क यहाँ पे रखी गई है. रेडियस हमको इसका दिया हुआ है r एंड फॉर दिस वन द रेडियस इज स्मॉल r. यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है जिसमें उसकी शेप इस तरह से दी गई है और गिवन है कि ये इस मोमेंट पे नेचुरल लेंथ पे है. राइट नाउ इट इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हमको पता करना है कि ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है. ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड. तो जब हम इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, लेट्स से इट कम्स ओवर हियर, राइट. तो इसका C1 के रिस्पेक्ट में, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज C1, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल शिफ्ट बाय लेट्स से स्मॉल एंगल थीटा. क्लियर? नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो सरफेस है इस पे ये डिस्क जो है दैट इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग. अब प्योर रोलिंग जब ये कर रही है तो जब यहाँ पे डिस्क फाइनली यहाँ पे आ जाएगी तो बेसिकली होगा क्या, इसके ऊपर जो मल्टीपल फोर्सेस लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे. वन विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन which will be passing through C1 and C2 as well. एक आएगा यहाँ पे mg नीचे की तरफ और एक आएगा फ्रिक्शन जो इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा. तो एक आएगा फ्रिक्शन यहाँ पे. फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक Fs और स्प्रिंग जो है वो बेसिकली एक्सटेंड कर जाएगी. तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x. तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी along the this direction which will be kx. Clear? Now what we are going to do is we are going to write torque equals to I alpha about instantaneous axis of rotation. उससे फायदा ये होगा, मुझे नॉर्मल का टॉर्क नहीं देखना पड़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं देखना पड़ेगा. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस कि अल्फा जो है वो मेरे पास प्रपोर्शनल हो जाए और इस फॉर्मेट में आ जाए ओमेगा स्क्वायर फाई. माइंड इट, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर फाई, जहां पे फाई विल बी द एंगल ट्रेवर्स्ड बाय दिस सेंटर ऑफ मास. कि छोटा सा एक एंगल इसने ट्रेवल करा है, नॉट दिस थीटा. फाई और थीटा में एक रिलेशन अपन एस्टेब्लिश करेंगे, तो जस्ट बी केयरफुल कि हम इसको इस फॉर्मेट में लाएंगे और हमको चाहिए यहां से ओमेगा. क्लियर? ऑलराइट, जस्ट सी दैट कि इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल कुछ थीटा मुड़ा और सेंटर ऑफ मास बेसिकली डिस्टेंस कितना गया, x. तो x आई कैन राइट दिस एज आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स डिस्टेंस. नाउ दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज कैपिटल R. ये छोटा सा डिस्टेंस जो है दैट इज स्मॉल r. तो बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में जो रेडियस कटेगा दैट विल बी r माइनस छोटा r. तो दैट विल बी r माइनस छोटा r टाइम्स थीटा. एट द सेम टाइम इस पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यू कैन इमेजिन दैट कि हमारे पास यहां पे डिस्क थी एंड इस पॉइंट के अबाउट डिस्क थोड़ी सी रोटेट कर गई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से. डिस्क जो है वो यहां पे कुछ आ गई लाइक दिस, और जब ये घूमी तो ये बेसिकली कुछ एंगल फाई घूमी होगी. तो सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस कितना चला आगे, दिस डिस्टेंस वी कॉल दैट एज x. तो इसके रिस्पेक्ट में आई कैन से दैट दिस डिस्टेंस इज r. तो x जो हो जाएगा दैट विल बी r फाई. उसी को यहां पे यूज कर रहा हूं. तो दिस विल बी स्मॉल r टाइम्स फाई.
इस एक्सप्रेशन को अपन यूज करेंगे लेटर. नाउ राइटिंग summation of torque equals to I alpha about instantaneous axis of rotation, its point के बारे about. So let's say this point is A. So torque about A and I about A. Now total हमारे पास forces लगने 4, normal, friction, mg and kx, spring का extension जो है. तो kx और mg के कारण ही अपने पास torque आएगा, क्योंकि A से normal भी पास कर रहा है और friction भी पास कर रहा है. नाउ mg यहाँ पे है, तो mg का अगर मैं कंपोनेंट लूँ, लेट्स से दिस लाइन एक्सटेंड्स बाय दिस, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. तो mg का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा दैट विल बी mg sin थीटा. तो a के अबाउट टॉर्क कितना आ जाएगा, mg sin थीटा इंटू स्मॉल r. kx जो है वो भी हमारे पास r डिस्टेंस पे लग रहा है और वो भी इसको इसी डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, तो दैट विल बी kx टाइम्स r. डिस्क का खुद की एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/2 mr² प्लस md² करेंगे तो ए पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी 3/2 mr² टाइम्स अल्फा. अब ये चीज सेट है, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फाई, और फाई का जो भी कोफिशिएंट होगा दैट विल बी ω². करते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो व्हाट वी कैन डू इज साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं प्लस के, एक्स जो आ जाएगा दैट विल बी आर फाई टाइम्स आर इक्वल्स टू 3/2 mr² अल्फा. थीटा को चेंज करते हैं फाई में, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट थीटा इक्वल्स टू आर बाई आर माइनस आर फाई. Putting this value here, this will be mg r divided by r minus r phi plus k r square phi equals to 3/2 mr² अल्फा. तो यहाँ पे अपने पास r² कट जाएगा, अल्फा फाइनली आ जाएगा mg डिवाइड बाय r माइनस आर प्लस के, फाई कॉमन ले लिया, और 2/3 m. 2/3 m को अंदर ले जाएं तो 2/3 हमारे पास बाहर आ जाएगा. दिस विल बी g डिवाइड बाई r माइनस आर प्लस k/m टाइम्स फाई. तो एज वी सेड अर्लियर, फाई का जो भी कोफिशिएंट रहेगा दैट विल बी ω², तो इसका रूट जो हो जाएगा दैट विल बी ओमेगा. सो ओमेगा विल बी फाइनली रूट 2/3 g डिवाइड बाई r माइनस आर प्लस k/m. Okay, moving on to question number 2. क्वेश्चन में हमें गिवन है एक 2m मास का पार्टिकल है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी पार्टिकल. एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लें. दिस इज 2m एंड दिस इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m. कोलिजन इलास्टिक होता है एंड 2m goes in this direction, तो यहां पे चला जाता है 2m and m goes in this direction. पूछा जा रहा है इस केस में हमारे पास थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है. ओके, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे बहुत ही एफिशिएंट मैनर में. लेट्स से दिस पार्टिकल इनिशियली हैज मोमेंटम p1, this has momentum p2 vector and this has momentum p3 vector. तो by momentum conservation I can write कि p1 vector जो है that should be equals to p2 vector plus p3 vector.
राइट। हमको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी मोमेंटम लिखना आता है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट कि P1 जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इस पार्टिकल की P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स 2m विच विल बी P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4m। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी P2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4m और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी P3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए मैं क्या कर सकता हूं, लेट्स ब्रिंग P2 हियर, क्योंकि P1 वेक्टर और P2 वेक्टर के बीच में तो थीटा है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट P1 वेक्टर माइनस P2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ P3 वेक्टर, होल स्क्वायर कर देते हैं। तो वी विल गेट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कॉस थीटा दिस इक्वल्स टू P3 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स अपन कैसे हटाएंगे, बेसिकली बाय एनर्जी कंजर्वेशन। तो शुरू में जितनी अपने पास काइनेटिक एनर्जी थी बाद में भी उतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट कि शुरू में मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4m दिस इक्वल्स टू P2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4m प्लस P3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो यहां से हमारे पास कैंसिल आउट कर देते हैं, तो P3 स्क्वायर जो आ जाएगा दैट विल बी P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसको यहां पे यूज करें तो वी विल गेट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2P1 P2 कॉस थीटा इक्वल्स टू P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो वी विल गेट 2P1 स्क्वायर प्लस 2P2 स्क्वायर माइनस 4P1 P2 cos थीटा इक्वल्स टू P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। अब मैं कोशिश क्या करूंगा यहाँ पे P2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की, क्योंकि रीज़न क्या है कि हम जैसे जैसे थीटा चेंज करेंगे वैसे वैसे मेरे पास P2 जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये चीज़ गिवन है कि 2m है, वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो मुझे P1 नोन क्वांटिटी है, P2 जो है वो अननोन क्वांटिटी है। तो गेटिंग दैट वैल्यू, तो P2 में मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूँगा, तो आई विल गेट 3P2 स्क्वायर माइनस 4P1 cos थीटा P2 प्लस P1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं एडवांस में जहां पे हमको इसको एनालाइज करना है, एंड ये चीज़ पॉसिबल तभी होगी जब हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा फॉर द रियल रूट्स। तो इससे हमारे एनालिसिस क्या है, बहुत आसान हो जाता है। तो टू गेट रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, बी स्क्वायर विल बी 16 P1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास P1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करें तो दिस विल बी 4। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4। तो कॉस थीटा जो है दैट शुड बी मोर देन √3/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो जो थीटा की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू π/6। तो मैक्सिमम वैल्यू जो थीटा की जा सकती है दैट विल बी इक्वल्स टू इन दिस केस π/6। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है कि एक कंडक्टिंग लूप है विच इज बेसिकली रोटेटिंग अबाउट x एक्सिस
राइट, और इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। कंटिन्यूसली हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज बी नॉट साइन ओमेगा टी, बी नॉट कॉस ओमेगा टी, दिस इज बी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, पूछा जा रहा है कि हमारे पास 4 ग्राफ्स हैं और दिया गया है कि हमारे पास पता करना है कि वोल्टेज इंड्यूस हो रही है उसका ग्राफ किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, तो वी कैन सी दैट कि हमारे पास टी टाइम पे जो एंगल कटेगा फॉर द लूप दैट विल बी ओमेगा टी, राइट। तो डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो बी जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है और किसी टाइम टी पर जो लूप है दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस, जहां पे z एक्सिस के साथ ये जो एंगल थीटा काटेगा दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी। नाउ इस लूप के 2 एरिया वेक्टर होंगे या 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा हमारे पास इस डायरेक्शन में जिसमें बी वेक्टर उसके पैरेलल रहेगा, दैट विल बी यूजलेस। दूसरा जो एरिया वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा उसके थ्रू बी पास करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट विल बी बी ए साइन ओमेगा टी, करेक्ट, कि इसका जो साइन थीटा कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी लाइक दिस, उसके थ्रू हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा। तो बी की वैल्यू डालें, दैट विल बी बी नॉट कॉस ओमेगा टी टाइम्स ए साइन ओमेगा टी। ऊपर नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे हमारे पास एक सिंगल फंक्शन आ जाए। सो दिस विल कम आउट एज 1/2 बी नॉट ए साइन 2 ओमेगा टी, है ना, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो दिस विल बी द फ्लक्स। नाउ टू गेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करें तो वी विल गेट 1/2 बी नॉट ए साइन का हो जाएगा कॉस विद अ नेगेटिव साइन, कॉस 2 ओमेगा टी और 2 ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन 2 ओमेगा, so 2 will get cancelled, this will be minus omega b naught a cos 2 omega t। now see that कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ इस रीजन में है, पॉजिटिव वाई में, नेगेटिव वाई में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो होगा क्या, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास तभी तक काम करेगा जब लूप इस स्टार्टिंग पोजीशन से पाई एंगल घूम जाएगा, क्योंकि उसके बाद जब लूप दूसरे डायरेक्शन में जाएगा तो उस रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी। नाउ दिस फंक्शन विल वर्क टिल ओमेगा टी जो है दैट इक्वल्स टू पाई, दैट मीन्स टाइम इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा। क्लियर? नाउ आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस वी कैन सी दैट कि हमारे पास कॉस का फंक्शन फॉलो होना चाहिए विद अ नेगेटिव साइन, तो दैट मीन्स इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी वो एक नेगेटिव स्टार्टिंग वैल्यू से काम करेगी और ये कॉस का फंक्शन फॉलो करेगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। क्लियर? टाइम जब हम ये डालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाइम जब ये वाला पुट करेंगे तो वी विल गेट कॉस 2 ओमेगा पाई बाय ओमेगा, दिस विल कैंसिल आउट, कॉस 2 पाई बेसिकली वो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू वापस कहाँ तक आएगी, माइनस ओमेगा बी नॉट ए, तो ये वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी, है ना। दिस इज वी वर्सेस टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे पहुँचने के बाद जो ग्राफ है हमारा वो सडनली 0 हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सडनली 0 होने का कारण क्या है कि जब लूप हमारे पास यहाँ से मुड़ते 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 नीचे आ जाएगा और फिर बाद में आगे मूव करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तब हमारे पास बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो उस केस में हमारे पास ये ग्राफ 0 हो जाएगा और फिर वापस ये ग्राफ जो है अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करेगा। तो दिस विल हैपन एट पाई बाय ओमेगा और ये चलता जाएगा जब तक हमारे पास ये पूरा टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा नहीं होगा, फिर ग्राफ इसी चीज़ को वापस रिपीट करेगा, तो दिस विल कीप ऑन हैपनिंग
So the most appropriate graph among these will be for option A. All right, moving to question number 4. यहाँ पे मैंने वर्नियर स्केल ऑलरेडी बना रखी है. क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हमारे पास मॉडिफाइड वर्नियर स्केल है और जिसमें फिगर 1 में हमारे पास जब जॉज दोनों के दोनों क्लोज्ड हैं तो उस टाइम पे रीडिंग कैसे दिख रही है, और फिर हमने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा तो लोअर स्केल जो है थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, तो पता करना है हमारे पास कि फाइनल रीडिंग क्या रहेगी. ओके, इफ़ यू सी केयरफुली हियर कि हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल केस नहीं है. नॉर्मल केस मतलब जहाँ पे हमको दिया जाता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 MSD के बराबर होती है. यहाँ पे कुछ और है. यहाँ पे बेसिकली दिया क्या है कि दिस इज वर्नियर स्केल डिवीजन एंड दिस इज मेन स्केल डिवीजन. तो मेन स्केल डिवीजन्स में हमारे पास एक पर्टिकुलर डिवीजन जो है वो 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो आई कैन राइट कि 1 MSD जो है दैट इक्वल्स टू, या 10 MSD जो है दैट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. तो 1 MSD किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर विच इज 1 mm. और बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VSD जो है वो कितने MSD के बराबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इक्वल्स टू 7 MSD. क्लियर. तो यहां से हमको पता पड़ा कि 1 VSD इज इक्वल्स टू 0.7 MSD. इसको यूज करेंगे बाद में. अब पूछ रहा है हमारे पास, डेफिनेटली जीरो एरर नहीं है क्योंकि दोनों के जीरो मैच हो रहे हैं, तो जीरो एरर यहाँ पे कुछ भी नहीं है. अब फाइनल रीडिंग क्या होगी, बेसिकली लोअर स्केल जितना डिस्प्लेस करी है वही हमारी फाइनल रीडिंग होगी. तो हमें बेसिकली शुरू में गैप दोनों के बीच में ये था, जीरोज मैच हो रहे थे, और अब जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा. तो ये डिस्टेंस कितना चला बस वही निकालना है. ओके, इफ यू लुक केयरफुली कि जो MSD की सेकेंड डिवीजन है वो इसकी फर्स्ट डिवीजन से मैच कर रही है, तो हमारे पास ये एक कॉमन पॉइंट हो गया जहां से हम डिस्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं. नाउ सी, चला कितना वो निकालने के लिए हमने ये डिस्टेंस देखा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 MSD, और फिर हमने ये डिस्टेंस देखा, दिस इक्वल्स टू 1 VSD. तो इनके बीच में जो डिस्टेंस चलेगा ये x, आई कैन सिंपली से दैट कि x जो है दैट इक्वल्स टू 2 MSD माइनस 1 VSD. लोअर स्केल उतना ही चली होगी, तो जब ऑब्जेक्ट को फंसाया गया होगा जॉस के बीच में तो लोअर स्केल जितना चली है वो उसका डायमीटर हो गया. तो आई कैन राइट x विच इज माई रीडिंग दैट विल बी 2 MSD माइनस 1 VSD. अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना है. VSD MSD को अपन वेरिएबल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ दिस विल बी 2 MSD माइनस 1 VSD जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, 0.7 MSD के बराबर. सो दिस विल कम आउट एज 1.3 मेन स्केल डिवीजन. अब एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है हमने निकाला था, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर, है ना. ये सेंटीमीटर जो है वो इस स्केल का है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये अलग चीज है. ओके, सो 1 MSD इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर. तो हमारे पास फाइनल रीडिंग क्या आ गई, 0.13 सेंटीमीटर, which is clearly stated in option C. Okay, let's move on to next question. Question number 5. Question number 5 में given है हमारे पास एक लूप है, कंडक्टिंग लूप, जो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना शुरू कर रहा है, राइट. और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमको गिवन है एक k की वैल्यू विच इज B0 स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाई RM. देखते हैं आगे कैसे काम आएगा. तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. पहला पूछ रहा है हमारे पास कि जब वेलोसिटी V0 इक्वल्स टू 1.5 kL होगी, लूप स्टॉप्स कंप्लीटली बिफोर एंटरिंग. ठीक है, देखते हैं. लेट्स से कि हमारे पास इस रीजन के राइट साइड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और लूप जो है वो कुछ एंटर हो चुका है. लेट्स से इट हैज एंटर्ड बाय डिस्टेंस x, और इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी है कुछ v.
करेक्ट, ऑलराइट। तो हमको पता है कि हमारे पास लूप अगर इस साइड जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अगर डॉट डायरेक्शन में है तो वील गेट अ बैटरी ड्यू टू मोशनल ईएमएफ लाइक दिस। ये बैटरी जो होगी दिस विल बी हैविंग ईएमएफ BVL। इसके कारण कुछ करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा विच विल बी I। तो करंट कितना आ जाएगा ओम्स लॉ से E/R, सो दिस विल बी BVL डिवाइड बाय R। इस करंट के कारण क्या होगा, हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स आएगा। मैग्नेटिक फोर्स कैसे, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और फोर्स जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड आएगा। तो ये वो फोर्स क्या करेगा, बेसिकली इस लूप को रिटार्ड करेगा। तो फोर्स कितना आया, F इक्वल्स टू BIL, so this will be B naught, magnetic field is B naught, so B naught I is B naught VL divided by R times length। तो ये आ गया हमारे पास F इक्वल्स टू MA से MA इक्वल्स टू B naught स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय, ऐसा करते हैं M को इधर ले आते हैं तो ये आ गया MR टाइम्स वेलोसिटी। यहाँ पे K काम आएगा, B नॉट स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाय MR जो है दिस इज बेसिकली K। तो बेसिकली एक्सप्रेशन छोटा करने के लिए हमको ये चीज़ दी गई है। अब आ गई ये चीज़, ओके। कमिंग टू द क्वेश्चन, V नॉट दिया हुआ है, पूछ रहा है लूप कंप्लीटली स्टॉप्स बिफोर एंटरिंग। तो इसको क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को वी कैन राइट V dV बाई dx दैट इक्वल्स टू KV। अब हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक्सेलरेशन जो है ये लेफ्ट साइड आ रहा है, इसको रिटार्ड करेगा, तो वी नीड टू पुट अ नेगेटिव साइन फ्रॉम आवर साइड। तो वी विल गेट dV बाई dx, v कट जाएंगे, इक्वल्स टू माइनस K। तो dV जो आया दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस K dx। K इज अ कांस्टेंट, लेट्स कीप इट आउटसाइड और इंटीग्रेट करते हैं। शुरू में x 0 था और वेलोसिटी वाज v नॉट। फाइनली जब x कुछ x हो जाएगा तो वेलोसिटी लेट से कुछ v हो जाती है, तो वी विल गेट v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू माइनस kx। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी v नॉट माइनस kx। ओके, इस कंडीशन में देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है कि v नॉट जो है दैट इक्वल्स टू 1.5 KL। 1.5 KL कुछ हमारे पास वेलोसिटी है। तो देखते हैं ये रुकता कब है, तो फाइनली जब रुकेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो K कैंसिल आउट करते हैं तो x इक्वल्स टू हमारे पास आता है 1.5 L। इसका मतलब अगर लूप की लेंथ हमारे पास 1.5 होती तो ये 1.5 L तक जाके रुकता, बट लूप की लेंथ हमको पता है स्क्वायर लूप है, दिस लेंथ इज एक्चुअली L। तो L तक तो पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी होगी, वो तो कंप्लीटली रुकेगा नहीं। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज रॉन्ग। कमिंग टू ऑप्शन बी, बी बोल रहा है एफ नेट इक्वल्स टू 0 व्हेन कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो लूप जब कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास फ्लक्स जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब कांस्टेंट हो गया तो कुछ ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, तो ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी 0। ईएमएफ इंड्यूस नहीं है तो करंट फ्लो 0 हो जाएगा, तो करंट फ्लो 0 हो गया तो कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, तो हमारे पास एफ नेट 0 हो जाएगा। तो बी इज कंप्लीटली करेक्ट, तो बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, कमिंग टू सी, सी में हमारे पास बोल रहा है कि इफ वी नॉट इक्वल्स टू KL बाई 10 लूप आ जाएगा रेस्ट पे फॉर द टाइम गिवन, टाइम t इक्वल्स टू 1/k ln 5/2। तो पहले एक बार वेलोसिटी का फंक्शन देख लेते हैं टाइम के साथ, राइट। मैं इसी चीज को यूज कर रहा हूं ए को, और ए को इस बार मैं लिख रहा हूं dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस kv। v साथ में रख लेते हैं तो वी विल गेट dv बाई v इक्वल्स टू माइनस k dt। इंटीग्रेट करते हैं, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी v नॉट थी, जब टाइम t था
तो हमारे पास वेलोसिटी कुछ भी हो जाएगी. दिस विल कम आउट एज ln v डिवाइड बाई v नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी. तो हमारे पास वेलोसिटी यहां से निकल के आ गई v नॉट ई टू पावर माइनस के टी. नाउ कंप्लीटली रुकने के लिए हमारे पास t टेंस टू इन्फिनिटी जब होगा तो ही वेलोसिटी जीरो होगी. तो टाइम जब t टेंस टू इन्फिनिटी होगा ना तो वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो जाएगी. तो किसी पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू के लिए नहीं होगा ये. तो ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास पता पड़ा, दिस इज रॉन्ग. डी पे आए. डी में बोला है हमारे पास इफ इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट इक्वल्स टू 3kl लूप कंप्लीटली एंटर्स एट t इक्वल्स टू दिस. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे फ्रॉम हियर. वेलोसिटी को लिख रहा हूं मैं dx ओवर dt इक्वल्स टू v नॉट माइनस kx. x इधर ले जाते हैं, dt इधर, तो वी विल गेट dx बाई v नॉट माइनस kx इक्वल्स टू dt. इंटीग्रेट करते हैं. जब टाइम जीरो था तो x की वैल्यू जीरो थी. पूछा इसमें कंप्लीटली एंटर कर जाएगा. कंप्लीटली एंटर करने के लिए बेसिकली x कितना होना चाहिए, l, क्योंकि जब x l हो जाएगा तो लूप जो है वो कंप्लीटली इनसाइड आ जाएगा. तो x की वैल्यू हो जाएगी l. लेट्स से टाइम एट t. इंटीग्रेट करें तो वी विल गेट माइनस 1 बाई के ln v नॉट माइनस के एक्स डिवाइड बाई x की वैल्यू भी डाल देता हूं, अपर लिमिट l डिवाइड बाई, जब x की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो दिस विल बी v नॉट. तो दिस विल बी इक्वल्स टू t. नाउ v नॉट की वैल्यू हमको दी हुई है. v नॉट दिया हुआ है 3kl. तो वी विल गेट माइनस 1 बाई के ln 3kl माइनस kl करूंगा तो वी विल गेट 2kl डिवाइड बाई 3kl इक्वल्स टू टी. तो kl कैंसिल आउट हो जाएगा. तो टाइम हमारे पास माइनस साइन कंज्यूम करके उल्टा कर देते हैं. तो दिस विल बी 1 बाई के ln 3/2. इस टाइम पे लूप कंप्लीटली इनसाइड हो जाएगा फॉर द गिवन कंडीशन. कंप्लीटली मैच कर रहा है तो डी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट फॉर अस, राइट. इस सवाल में एक स्ट्रिप दी हुई है और जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस उसका वैल्यू दिया हुआ है अपने को, और उसका वॉल्यूम बताना है अपने को करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में. तो उसका लेंथ का वैल्यू जो अपने को दिया है ये लिख के दिया है यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर, और अपने को सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट में काउंट करने पड़ेंगे. तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर ये अपने को लिख के दिए यहाँ पर कितने, 3, 1, 2 और 3. उसके बाद में ब्रेड्थ का वैल्यू जो दिया हुआ है अपने को ये लिख के दिया हुआ है यहाँ पर 0.05 mm. इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर. अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ये नंबर 1 से कम है तो ये वाले इनसिग्निफिकेंट फिगर होंगे. तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर सिर्फ एक ही है 5. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं लिखता तो इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर नंबर यहाँ पर 1 है. उसके बाद में थिकनेस की अपन बात करें तो थिकनेस का वैल्यू जो अपने को दिया हुआ है वो यहाँ पे 6.0 माइक्रोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है. अब यहाँ पे इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता तो ये मैं लिखता यहाँ पर 6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूँगा तो ये नंबर 1 से ज़्यादा है तो ये सिग्निफिकेंट भी है, ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है. तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये होंगे यहाँ पर कितने, 2. अब अपने को इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम कैलकुलेट करना आसान है, बस आंसर जो है वो अपने को सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है. तो यहाँ पे जो मैं वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप लिखता, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये मैं लिखता लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस. अब यहाँ पे लेंथ का वैल्यू सारा सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ मैं. तो यहाँ पे लेंथ का वैल्यू जो है ये दिया था अपने को 10.5 सेंटीमीटर. उसके बाद में ब्रेड्थ का वैल्यू जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है यहाँ पर 5 × 10⁻³ इसको अपन ने mm में दिया हुआ था जिसको अपन ने सेंटीमीटर में यहाँ पर कन्वर्ट करा है. उसके बाद में थिकनेस का वैल्यू जो अपने को दिया हुआ है ये लिख के दिया हुआ है यहाँ पर
6 इंटू 10⁻⁻⁴। ये अपने को माइक्रोमीटर में दिया था, जिसको अपन ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा। और एक यूनिट चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते, तो आप इससे कैलकुलेट करिए या इस वाले से कैलकुलेट करिए, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर सेम रहेंगे। अब इसको अपन जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पर आती है 315 इंटू 10⁻⁻7। ये सारा सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे अपने को जो आंसर मिलता है ये सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। अब अपने को यहाँ पर सबसे मेन चीज इस सवाल का सिग्निफिकेंट फिगर में अपने को आंसर बताना है। तो लेंथ का सिग्निफिकेंट फिगर थे 3, ब्रेड्थ के थे कितने 1 और थिकनेस के थे कितने 2। यहाँ पे वॉल्यूम जब अपन ने कैलकुलेट करा तो इन तीनों को अपन ने मल्टीप्लाई करा है। तो जब भी अपन मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो लास्ट में जो अपने को आंसर लिखना होता है वो उस टाइम में लिखना होता है कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थे। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें 2, इसमें 1 है और इस वाले में 2 है। तो अपने को सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले में यहाँ पर अपने को आंसर रखना है, जो कि यहाँ पर किस में है, ब्रेड्थ में। यानी अपना आंसर जो है वो लास्ट में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये लिखता कि ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे 3.15 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इससे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर अपन देख रहे हैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं अपने को, लेकिन यहाँ पर अपने को जो आंसर रखना है वो सिर्फ एक टर्म में रखना है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर हो जाएगा वो सिर्फ हो जाएगा यहाँ पर कितना 3 इंटू 10⁻⁻5 और ये होता है यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू। इस सवाल में अपने को ये बोला है कि यहाँ पे 3 रस्सी दी हुई है S1, S2, S3 और इनका लीनियर मास डेंसिटी अपने को दिया है, एक का म्यू 4 म्यू और यहाँ पर 16 म्यू। अब अपने को बोला है कि यहाँ O पॉइंट पे वेव जनरेटर है, वो यहाँ पर वेव जनरेट करता है और ये वेव यहाँ पर इधर की तरफ x डायरेक्शन बोला हुआ है, तो x डायरेक्शन में वेव यहाँ पर इधर की तरफ जाती है। और अपने से ये पूछा हुआ है कि यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखनी है, ट्रांसमिटेड की इक्वेशन लिखनी है, और यहाँ से जब रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड की इक्वेशन अपने को यहाँ पर लिखनी है। तो उसके लिए यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिख के दिया है वो मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कुछ भी, ये एक कांस्टेंट मैंने बोल दिया और ये लिखा हुआ है यहाँ पर cos ओमेगा टी माइनस का kx। ये यहाँ से पल्स इस वाले में यहाँ पे जनरेट हुई है। अब ये P पॉइंट से यहाँ पे इसका मीडियम चेंज होगा, तो जिसकी वजह से कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर मेजर पार्ट जो है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे इसका लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, इस वाले का 4 म्यू है। दोनों में टेंशन का वैल्यू सेम है, तो अपने को पता है कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ पल्स इज इक्वल टू √T डिवाइडेड बाय म्यू। तो T का वैल्यू सेम है, तो जिसका म्यू का वैल्यू यहाँ पर कम होगा उसका वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो पहले वाले में वेलोसिटी ज़्यादा है, दूसरे वाले में वेलोसिटी यहाँ पर कम है। तो मैं बोल दूँ कि ये वाला मीडियम यहाँ पे रेडर की तरफ काम करेगा और ये वाला मीडियम यहाँ पर डेंसर की तरफ। तो जब यहाँ पे लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता, लेकिन रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच में एक फेज डिफरेंस आता है कितने का, पाई का। वैसे यहाँ के लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे तो इसका लीनियर मास डेंसिटी 4 म्यू है, इसका 16 म्यू है, तो इसका लीनियर मास डेंसिटी कम है, तो S2 का वेलोसिटी S3 से यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ये वाला मीडियम अब यहाँ पे रेयर की तरह काम करेगा और ये वाला यहाँ पर डेंसर की तरह। तो ये मीडियम यहाँ वाले के लिए डेंसर की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ वाले के लिए किसकी तरह काम करेगा, रेयर की तरह। तो यहाँ पर भी अपन ये बोल सकते हैं कि रेयर से डेंसर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस टाइम पे ट्रांसमिटेड में तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, लेकिन रिफ्लेक्टेड में यहाँ पर एक फेज डिफरेंस अपने को पाई का मिलेगा। अब अपने को बस यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन के लिए एक और काम की बात यह है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगा वो वापस S1 मीडियम में आएगा। अब मीडियम जब सेम है तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू भी सेम रहेगा, वेलोसिटी का वैल्यू भी, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तो तीनों में ही यहाँ पर सेम रहता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जब इसमें रिफ्लेक्टेड वेव आएगा तो उसका वेव नंबर का वैल्यू भी यहाँ पर सेम रहेगा। तो अपन सबसे पहले इन तीनों में वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए अपने को पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम रहता है तो अपन ये बोल सकते हैं कि v डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसका वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। अब लैम्डा का वैल्यू, अपने को लैम्डा का वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को k का वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए अपने को पता है कि k इज इक्वल टू लिखते हैं कितना, k इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता और पाई को मैं कांस्टेंट के साथ में लिखता, तो वहां से मैं बोल सकता हूँ कि v डिवाइडेड बाय k
इसका वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। हर मीडियम के लिए वेलोसिटी इनटू वेव नंबर का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। अब मेरे को इस वाले मीडियम में वेव नंबर k दिया हुआ है, इस वाले में जो वेव नंबर है उसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पर k2 और इस वाले में मैं बोल देता हूँ यहाँ पर k3। अब अपन k2 k3 k के टर्म में यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए v इंटू k का वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ पर v जो है वो वेलोसिटी ऑफ पल्स है, उसके लिए अपने को पता है कि फॉर्मूला जो लिखते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट t डिवाइडेड बाय म्यू। अब टेंशन का वैल्यू तीनों में यहाँ पर सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट म्यू है। वो वैल्यू यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करता तो k डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू, उसका वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। तो वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ से ये पुट करता और टेंशन सेम है तो उसको मैं कांस्टेंट के साथ में यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, तो k डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू, इस पूरे का वैल्यू यहाँ पर तीनों मीडियम के लिए कांस्टेंट रहने वाला है। अब अपने यहाँ पर k2 k3 का वैल्यू k के टर्म में यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो ये जब मैं सोल्व करने जाता तो पहले वाले में वेव नंबर का वैल्यू जो है यहाँ पे लिख देता हूँ k डिवाइडेड बाय इसमें अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू, सेकेंड वाले में जब मैं लिखता तो यहाँ पे लिखता मैं k2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 म्यू इज इक्वल टू, थर्ड वाले के लिए लिखता तो यहाँ पे लिखता मैं k3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 म्यू। इन तीनों इक्वेशन से मैं देखता तो इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा तो अंडर रूट म्यू से अंडर रूट म्यू कैंसिल, यहाँ पे 2 बचता है, ये 2 इधर की तरफ भेजा, तो एक रिजल्ट मेरे पास में आया कि k2 इज इक्वल टू 2k1 2k। दूसरा रिजल्ट में जब लिखता तो इस वाले को और इस वाले को जब मैं कंपेयर करूंगा तो अंडर रूट म्यू से अंडर रूट म्यू कैंसिल, यहाँ पे अंडर रूट 16 4 बनता, ये 4 इसके साथ में जाता, तो k3 का वैल्यू जो रहने वाला है ये रहेगा कितना 4k के बराबर। तो k2 पता चल गया और k3 पता चल गया। अब यहाँ पे सबसे पहले p पॉइंट की अपन बात करते, तो p पॉइंट के लिए जब मैं बात करता तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन। तो यहाँ से ये इंसिडेंट वेव जो है वो इधर की तरफ जा रहा था जिसका एम्पलीट्यूड a था। हालांकि अपने को इस सवाल में एम्पलीट्यूड नहीं पूछा है, एम्पलीट्यूड के लिए इसने कुछ कांस्टेंट टर्म α1 α2 α3 काम में ले रहे हैं, मैं यहाँ पर a b c d कुछ यहाँ पर काम में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड में यहाँ पर b बोल देता हूँ। अब इंसिडेंट वेव इधर गया था और रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पर इधर की तरफ आ रहा है, ये रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पर इधर की तरफ है। रिफ्लेक्टेड वेव नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर मेरे को दोनों का साइन यहाँ पर सेम रखना पड़ेगा, तो वो बनता है यहाँ पर cos ओमेगा t, और मीडियम सेम है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड इसमें सेम मीडियम में है, तो उसके लिए यहाँ पर इंसिडेंट के लिए अगर मैं k काम में लिया हूँ तो रिफ्लेक्टेड के लिए भी मैं k काम में लेता, तो यहाँ पर प्लस का kx। अब एक यहाँ पे जो पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रेयर से डेंसर के टाइम पे हो रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके बीच में एक फेज डिफरेंस आता है पाई का, तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा मेरे को यहाँ पर पाई ऐड करना पड़ेगा। तो ये अपने को यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन मिला। अब उसके बाद में मेरे को यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव के लिए जो यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव इधर की तरफ जा रही है, इसका इक्वेशन जब मैं लिखता y ट्रांसमिटेड एट p पॉइंट, इसको मैं p पॉइंट पे लिख देता हूँ, तो ये इसमें जो ट्रांसमिटेड वेव गई है उसका इक्वेशन। तो इंसिडेंट वेव इधर जा रहा था, ट्रांसमिटेड वेव भी इधर जा रहा है, दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पे ओमेगा टी यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो उस टाइम पे वहाँ पर भी अपने को माइनस लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड कुछ c का मैं ले लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे लिखता कोस। अब ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा और फ्रीक्वेंसी तीनों मीडियम में यहाँ पर सेम रहती है, तो यहाँ पर मैं लिखता कितना कोस ओमेगा टी। उसके बाद में यहाँ पर जब मैं लिखने जाता तो वेव नंबर मेरे को लिखना है, तो वेव नंबर इसमें k2 था और k2 का वैल्यू अपन ने सोल्व कराया कितना 2k, और ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर मेरे को क्या लिखना पड़ता माइनस का 2kx। अब यहाँ पे इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस का 2kx। ये p पॉइंट की पूरी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब अपन q पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, तो q पॉइंट पे जब मैं लिखने जाता तो यहाँ से जो ट्रांसमिटेड वेव है वो q पॉइंट के लिए इंसिडेंट का काम यहाँ पर कर रही है, और जिसका इक्वेशन अपन ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का इक्वेशन अपने को देखना है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वेव जाती है वो इधर की तरफ जाती,
तो पहला चीज तो डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो यहां पर अपने को माइनस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर प्लस लिखना पड़ेगा। दूसरा चीज, इसमें जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है वो सेम मीडियम में है, तो दोनों के लिए वेव नंबर जो है वो यहाँ पर सेम रहेगा। तो इसमें इंसिडेंट ये था, तो इसके लिए वेव नंबर 2k लिखा है, तो यहाँ पे जब मैं रिफ्लेक्टेड लिखने जाऊंगा तो उसमें भी वेव नंबर का वैल्यू 2k लिखूंगा। तो यहाँ पे y रिफ्लेक्टेड जो मैं लिखता, y रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एम्पलीट्यूड इन्होंने कुछ α1 α2 α3 काम में लिए, मैं यहाँ पर A B C D कुछ काम में ले रहा हूँ क्योंकि उनसे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा। वहां पर अपन ने C काम में लिया था, तो यहाँ पर मैं D काम में ले, ये लिखता मैं cos ओमेगा, ओमेगा फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो ये वैल्यू फिर से यहाँ पर सेम रहने वाली। उसके बाद में डायरेक्शन सेम है, इंसिडेंट इधर था और ये रिफ्लेक्टेड इधर की तरफ था, तो डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। वेव नंबर, इसका वेव नंबर k2 था, इसमें जो इंसिडेंट है, तो इसका रिफ्लेक्टेड भी यहाँ पर k2 होता है, और k2 का वैल्यू जो लिखा है वो कितना लिखा है यहाँ पर 2kx। अब उसके बाद में ये फिर से रेयर डेंसर था, तो रेयर से डेंसर के टाइम पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में एक फेज डिफरेंस आता है पाई का, तो उस टाइम पे यहाँ पर अपने को एक्स्ट्रा पाई यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ये अपन ने क्यू पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड यहाँ पर लिखा। अब क्यू पॉइंट पे मैं ट्रांसमिटेड वाला लिख रहा हूँ, तो उसके लिए उसका एम्पलीट्यूड मैं यहाँ पर ई बोल देता हूँ, और उसके बाद में ये कोस ऐसा कैसे लिखा। अब यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड वेव है वो इधर की तरफ जा रही है, तो पहला तो इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर अपन माइनस लिख रहे थे, तो यहाँ पर भी अपन क्या लगाएंगे, माइनस। दूसरा ओमेगा का वैल्यू सेम रहने वाला है, लेकिन मीडियम चेंज हुआ है, इसमें वेव नंबर का वैल्यू k3 है और k3 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4k, तो यहाँ पे मैं लिखता ओमेगा टी माइनस का 4kx। अब यहाँ पे इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड के बीच में कोई फेज डिफरेंस कभी भी नहीं आता, तो यहाँ पर कोई भी पाई वगैरह ऐड करने की जरूरत अपने को नहीं है, तो यही अपना यहाँ पे ट्रांसमिटेड का इक्वेशन होता। तो P पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन ये है, P पॉइंट पे ट्रांसमिटेड का इक्वेशन ये है। तो सेकंड वाले मीडियम में ये इंसिडेंट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन है और ट्रांसमिटेड वाले का ये वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो अपने ऑप्शन मैच होते हैं वो सिर्फ यहाँ पे एक तो ये रिफ्लेक्टेड वाला ए ऑप्शन से मैच होता है, और उसके बाद में ये ट्रांसमिटेड वाला डी ऑप्शन से यहाँ पर मैच होता है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए एंड डी। इस सवाल में अपने को ये बोला है कि एक एलिवेटर है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, और उसका हाइट का वेरिएशन का इक्वेशन अपने को लिख के दिया 8 × 1 + sin 2 पाई टी डिवाइडेड बाय टी, और टाइम पीरियड का वैल्यू दिया है अपने को 40 पाई सेकेंड। अब अपने को बोला है कि इस आदमी का मास 50 kg है, तो अपने को बताना है कि ये जब आदमी इस एलिवेटर में एसएचएम कर रहा है इसके साथ में, तो अपने को ये बताना है कि इसके वेट में वेरिएशन यहाँ पर कितना होगा, मैक्सिमम वेरिएशन अपने को यहाँ पर बताना है। तो ये एलिवेटर का प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, ये यहाँ पर इस तरीके से एसएचएम कर रहा है। मैं ये मान रहा हूँ कि ये यहाँ पर इसका मीन पोजीशन होता, ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन और ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाला इसका एम्पलीट्यूड होता और ये वाला यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड होता। यहाँ इक्वेशन से अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 8 और यहाँ से भी 8 से मल्टीप्लाई होता, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू जो अपने को लिख के दिया है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू लिख के दिया कितना 8। अब अगर मैं यहाँ पर इस आदमी की एफबीडी बनाता, तो यहाँ पर इस पे ऊपर की तरफ यहाँ पे नॉर्मल लगता, जिसको मैं कुछ एन नोट बोल देता हूँ, और एक नीचे की तरफ लगता यहाँ पर mg। अब अपने को पता है कि यहाँ पर एसएचएम में मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे इसका जो नॉर्मल का वैल्यू आता वो होता है यहाँ पर कितना mg। और मैं नॉर्मल इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि अपने को वेट बताना है, वेट मतलब इसका नॉर्मल कितना होगा वो चीज़ अपने को यहाँ पर पूछा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एफबीडी बनाता, तो यहाँ पे नॉर्मल लगता कुछ n1 और नीचे की तरफ लगता है यहाँ पर mg। अब ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और अपने को पता है कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वो अपन लिखते हैं यहाँ पर ω² × a। ओमेगा का वैल्यू लिख के दिया है, ए का वैल्यू लिख के दिया है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपने को यहाँ पर पता है। तो यहाँ पे नॉर्मल मैंने n1 बोला, mg नीचे की तरफ बताया, और उसके बाद में यहाँ पर ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इसके एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता वो यहाँ पर नीचे की तरफ होता, और एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर अगर मैं फोर्स का इक्वेशन लिखता, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे मैं लिखता mg माइनस का n1 इज इक्वल टू
m इंटू ए मैक्सिमम। यहां से अगर मैं n1 कैलकुलेट करने जाता तो n1 का वैल्यू आता यहाँ पर mg माइनस का m इंटू ए मैक्सिमम। तो यहाँ पे अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे नॉर्मल अपने को इतना पता चला, मीन पोजीशन पे नॉर्मल का वैल्यू सिर्फ mg के बराबर है। अब मैं यहाँ पे लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे जो नॉर्मल है इसका वैल्यू मैं बोल देता हूँ यहाँ पर n2, नीचे की तरफ मैं बोल देता हूँ यहाँ पर mg। फिर से ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा यहाँ पर ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और ये मैं लिखता यहाँ पर कितना ए मैक्सिमम। अब यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन लिखता हूँ तो यहाँ पर अपने को मिलता n2 माइनस का mg इज इक्वल टू m इंटू ए मैक्सिमम। यहाँ से जब मैं n2 का वैल्यू सोल्व करने जाता तो n2 का वैल्यू मिलता मेरे को mg प्लस m इंटू ए मैक्सिमम। तो अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपर एक्सट्रीम पे नॉर्मल का वैल्यू इतना है, जो यहाँ पर और इस जगह पे नॉर्मल का वैल्यू mg है। तो ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे नॉर्मल का वैल्यू कम हो रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है तो नॉर्मल का वैल्यू और यहाँ पर कम होगा। तो ये अपर एक्सट्रीम पे जो नॉर्मल मिलेगा वो सबसे मिनिमम अपने को यहाँ पर मिलता। लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं बात करता तो यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू mg प्लस m मैक्सिमम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस वाले में यहाँ पर ये दोनों टर्म ऐड होते तो इधर की तरफ जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे नॉर्मल का वैल्यू यहाँ पर बढ़ते जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस जगह पे अपने को नॉर्मल का वैल्यू जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम मिलना था। तो यहाँ पे लोअर एक्सट्रीम पे नॉर्मल मैक्सिमम हुआ, यानी यहाँ पर वेट का वैल्यू मैक्सिमम है, और अपर एक्सट्रीम पे नॉर्मल का वैल्यू मिनिमम है, यानी यहाँ पे वेट का वैल्यू मिनिमम। अब अपने को वेट में मैक्सिमम वेरिएशन पूछा है तो यहाँ पे मिनिमम था, यहाँ पे मैक्सिमम था। तो जो मैक्सिमम वेरिएशन मिलेगा वो यहाँ से यहाँ के बीच में ही अपने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये माइनस ये अगर मैं करता मैक्सिमम वेरिएशन की, अगर मैं बात करता मैक्सिमम वेरिएशन, तो इसकी अगर मैं बात करता तो mg से mg कैंसिल हो जाता और सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो ये मैं लिखता हूं यहाँ पर 2m इंटू ए मैक्सिमम। अब ए मैक्सिमम का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, तो ये जब मैं सिंप्लीफाई करता तो 2 इंटू एम इंटू ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम की जगह में लिखता ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर इनका वैल्यू अपन पुट कर देते हैं तो ये 2 तो 2 ऐसे लिखा, मास का वैल्यू अपने को 50 kg में दिया हुआ है, उसके बाद में ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर 2 पाई डिवाइडेड बाई टी लिखा है, तो ओमेगा स्क्वायर लिखना है तो यहाँ पर मैं लिखता 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी का स्क्वायर। कैपिटल टी का वैल्यू 40 पाई है तो इसका स्क्वायर करके अगर मैं लिखता यहाँ पे तो 1600 इंटू पाई स्क्वायर। ये अपन ने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट करा। उसके बाद में एम्पलीट्यूड का वैल्यू लिखना है, y अपने को मीटर में लिखा हुआ है तो ये 8 जो होता है ये भी यहाँ पर मीटर में होता, तो ये सीधा सीधा ऐसा यूनिट में दिया है तो ये सारा ऐसा यूनिट में ही अपन ने यहाँ पर पुट करा है। तो ये सारी वैल्यू अपन ने ऐसा यूनिट में पुट करी है, तो ये जो यूनिट आता है इसका वो भी अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर न्यूटन। अब उसके बाद में जब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 100 बनता, ये 100 से 100 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल होता, तो 4 इंटू 8 32 डिवाइडेड बाय 16। तो इसका जो आंसर अपने को मिलता ये मिलता अपने को यहाँ पर 2 न्यूटन। इस सवाल में अपने को ये बोला है कि एक क्यूब दिया हुआ है और जिसका यूनिट वॉल्यूम दिया है, यानी वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो अपने को यहाँ पर 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब अपने को बोला है कि इसके अंदर 35 इंटू 10 की पावर 7 फोटॉन्स है, जिनका सबका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज बोला हुआ है। अब उसके बाद में अपने को बोला है कि ये सारे फोटोन का जो एनर्जी है वो यहाँ पर इस सेम वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके एवरेज एनर्जी के बराबर है। और अपने को ये पूछा है कि उस टाइम पे वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इन फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करता तो टोटल एनर्जी ड्यू टू फोटोन, तो एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी अपने को दिया हुआ है, तो एक फोटोन की अगर मैं एनर्जी लिखने जाता तो ये लिखता है यहाँ पर h इंटू फ्रिक्वेंसी, यानी h इंटू न्यू। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ये एक फोटोन की एनर्जी हुई और टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स अपने को इतने दिए हुए, तो 1 फोटोन को एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स अगर मैं करूंगा तो टोटल एनर्जी ड्यू टू फोटोन्स अपने को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर एनर्जी ड्यू टू 1 फोटोन
इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर मैं लिखता तो ये अपने को मिलता 35 इंटू 10 की पावर 7। क्लियर यहाँ तक? अब अपने को ये बोला है कि यहाँ पे इन फोटोन का जो एनर्जी है वही यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो एवरेज एनर्जी है इस वॉल्यूम के अंदर उसके बराबर है। तो अपने को पता है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर EM वेव, इसका वैल्यू अपने को बी नोट के टर्म में लिखना है। तो उसके लिए फॉर्मूला अपने को पता है बी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नोट। ये अपने को एवरेज एनर्जी डेंसिटी दिया है, लेकिन अपने को एनर्जी की बात करनी है। तो एवरेज एनर्जी अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर, एवरेज एनर्जी फॉर EM वेव इन दिस वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है वो अपने को यहाँ पर 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पर इन 1 मीटर क्यूब, तो ये एनर्जी डेंसिटी अपने को लिखी थी। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इस एनर्जी डेंसिटी को मेरे को गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस नंबर को मेरे को यहाँ पर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता है। तो ये मिलता मेरे को यहाँ पर बी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नोट इंटू 1, जो कि यहाँ पर सेम रहने वाला है। अब अपने को बोला है कि ये वाला एनर्जी और ये वाला एनर्जी यहाँ पर बराबर है। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं बात करता, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि h न्यू इंटू 35 इंटू 10 की पावर 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता बी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नोट। अब अपने को जो बी नोट का वैल्यू है, बी नोट का जो वैल्यू है ये अपने को अल्फा के टर्म में लिख के दिया है कि बी नोट इज इक्वल टू अल्फा इंटू 10 की पावर -9 है। तो और वहां से अपने को अल्फा का वैल्यू सोल्व करना है। तो ये सारा वैल्यू अपन पुट करते हैं। तो h का वैल्यू अपने को लिख के दिया हुआ यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर -34। उसके बाद में फ्रिक्वेंसी का वैल्यू लिख के दिया यहाँ पर 10 की पावर 15। उसके बाद में ये नंबर में ऐसा कैसे लिखता, तो यहाँ पर 35 इंटू 10 की पावर 7 इज इक्वल टू, अब बी नोट का वैल्यू अल्फा के टर्म में लिख के दिया है, तो ये मैं लिखता यहाँ पर अल्फा इंटू 10 की पावर -9 इस पूरे का यहाँ पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नोट। म्यू नोट का वैल्यू जो है ये होता है यहाँ पर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और पाई का वैल्यू अपने को 22/7 लेने के लिए बोला है। तो यहाँ पर मैं लिखता 4 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -7। पाई की जगह अपने को यहाँ पे 22/7 लिखने के लिए बोला है। अब यहाँ से जब मैं अल्फा स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ और उसके बाद में जब मैं अल्फा कैलकुलेट करता हूँ तो इसका वैल्यू यहाँ पर आता है 22.9782 के अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पर अपने को बोला है कि ये न्यूमेरिकल का सवाल था, तो अपने को ये बोला है कि यहाँ पे 2 डेसिमल तक अपने को आंसर बता दें। 2 डेसिमल मतलब यहाँ तक अपने, तो यहाँ पर 8 आ रहा है तो इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्फा का अप्रोक्सीमेटली जो आता ये 22.97, इसको जब मैं राउंड ऑफ करूँगा तो ये 5 से ज़्यादा है, तो इससे पहले वाला जो नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता 8, तो अपना फाइनल आंसर जो रहेगा वो 22.98 होगा। तो इस सवाल में अपने को बोला है कि 2 आइडेंटिकल प्लेट दी हुई है, P और Q, दोनों का टेम्परेचर दिया हुआ है, और उसके बाद में TP ग्रेटर देन TQ अपने को बोला है, और इसमें अपने को जो बोला है कि पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया वो W नॉट है। इसमें P और Q के बीच में 2 और आइडेंटिकल यहाँ पर प्लेट लगाई है, और अपने को बोला है कि इसमें जो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया है उसका वैल्यू यहाँ पर WS अपने को बोला हुआ है। अब अपने को W नोट अपॉन WS का वैल्यू यहाँ पर सोल्व करना है। तो अपने को बोला है कि ये सारी प्लेट जो है वो आइडेंटिकल है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी दी है, और साथ में अपने को बोला है कि ये सिर्फ एडजेसेंट प्लेट ही यहाँ पर हीट यहाँ पर इमिट कर रही है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहला चीज़ तो यहाँ पर ये ब्लैक बॉडी है और यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, तो हीट का जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो कंडक्शन के बजाय किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर रेडिएशन के थ्रू। अब अपन ने रेडिएशन में फॉर्मूला पढ़ा है कि जो dQ/dt होता है, dQ/dt, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर कितना, सिग्मा EA इंटू, ये मैं कुछ भी लिख देता हूँ T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ये आप बॉडी का टेम्परेचर मान लो और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब अपने को यहाँ पे पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करना है, यानी इस एरिया को मैं इधर की तरफ भेजता, तो बाकी सारी ये प्लेट आइडेंटिकल है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी दी है, तो ये सारा वैल्यू जो है ये यहाँ पर कांस्टेंट है।
तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो dq बाई dt डिवाइडेड बाय a, जो कि अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू जो होता ये सिर्फ डिपेंड करता है एक तो कांस्टेंट k पे और एक यहाँ पर t1 की पावर 4 माइनस t2 की पावर 4। अब सारी प्लेट आइडेंटिकल है, सिस्टम पूरा आइडेंटिकल है, तो k का वैल्यू सारे के लिए सबके लिए यहाँ पर सेम होगा। अब जैसे मैं W नोट अगर मैं लिखने जाता तो W नोट यहाँ पे जो हीट रेडिएट हो रहा है इसका रेट अपने को लिखना है dq बाई dt पर यूनिट एरिया लिखना है, तो ये वैल्यू होते हैं यहाँ पर k इंटू इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और ये सराउंडिंग का ये tq का टेम्परेचर यहाँ पर कम है, तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर tp की पावर 4 माइनस tq की पावर 4। इस वाले में जब अपन कैलकुलेट करने जाते हैं तो यहाँ पर इनका टेम्परेचर अपने को नहीं पता, तो ये टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ T1, ये टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर T2। जब इन दोनों के बीच में मैं हीट लिख रहा हूँ तो बाकी का कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल में अपने को बोला है कि सिर्फ एडजेसेंट के बीच में ही हीट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ हीट फ्लो होता, स्टेडी स्टेट है तो जितना हीट फ्लो रेट यहाँ से होगा उतना ही हीट फ्लो का रेट यहाँ पे होगा और उतना ही हीट फ्लो का रेट यहाँ पर अपने को इधर की तरफ मिलेगा। तो ये जब मैं WS लिखने जाऊंगा तो यहाँ से हीट फ्लो का वैल्यू लिखूँ या यहाँ से लिखूँ या यहाँ से लिखूँ, सबसे यहाँ पर वैल्यू सेम आएगा। तो मैं WS का वैल्यू जो है वो सिर्फ यहाँ से लिख रहा हूँ और ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर कितना K इंटू TP की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4। अब अपने को यहाँ पे W नोट डिवाइडेड बाय WS कैलकुलेट करना है, तो W नोट जो है वो TP और TQ के टर्म में है और ये अपने को TP और T1 के टर्म है और T1 अपन ने यहाँ पर अपन ने अज्यूम करा था, तो ये T1 जो है वो अपने को यहाँ पर Q के टर्म में या P के टर्म में यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने अभी ये बताया कि यहाँ पे स्टेडी स्टेट है तो जितना हीट फ्लो यहाँ से होगा उतना ही इधर की तरफ जाता और उतना ही यहाँ पर इधर की तरफ जाता। तो इसके लिए जब मैं dq बाई dt डिवाइडेड बाय एरिया, इसका वैल्यू अगर मैं लिखने जाता तो कांस्टेंट इनटू टीपी की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4। उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड वाले के लिए जब मैं लिखता तो यहाँ पर मैं लिखता K इंटू T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 इज इक्वल टू ये वाला रेट ऑफ फ्लो। तो इसके लिए अगर मैं लिखने जाता तो K इंटू T2 की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4, ये वैल्यू अपने को यहाँ पर मिलती है। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं यहाँ पर T1 का वैल्यू सॉल्व करता हूँ, तो T1 का वैल्यू सॉल्व करने के लिए इन दोनों को जब मैं बराबर कर रहा हूँ तो कैसे K कैंसिल होता, T1 इधर की तरफ जाता तो ये T1 बनता यहाँ पे 2 T1 की पावर 4, T2 इधर की तरफ लेके आता, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से मैं ये बोलता कि T1 का वैल्यू जो आया T1 की पावर 4 इज इक्वल टू ये अपने को मिलेगा TP की पावर 4 प्लस T2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। उसके बाद में इन दोनों से जब मैं कंपेयर करूंगा तो T2 का वैल्यू मैं सोल्व करता हूं, तो T2 का वैल्यू सोल्व करने के लिए ये T2 में इधर की तरफ भेजता, कैसे K कैंसिल होता, तो यहाँ पर T2 की पावर 4 जो अपने को मिलता, ये मिलता है यहाँ पर T1 की पावर 4 और उसके बाद में ये TQ इधर की तरफ लेके आता तो ये प्लस होता, तो प्लस TQ की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब मेरे को यहाँ पे T1 का वैल्यू TQ या TP के टर्म में चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता है कि ये जो T2 है इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से T1 की पावर 4 इज इक्वल टू, अब ये T2 का वैल्यू यहाँ से उठा के जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा और ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन अगर मैं करता तो यहाँ से T1 की पावर 4 इज इक्वल टू जो आता ये आता 2/3 इंटू TP की पावर 4 प्लस ये यहाँ पर आएगा TQ की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। ये आप इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे T2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो वहाँ से T1 का वैल्यू अपने को ये मिल जाता। इसको इक्वेशन नंबर में 3 बोल देता हूँ। अब अपने को WS अपॉन W नोट सोल्व करना है, तो WS अपॉन W नोट, इसका वैल्यू जब मैं सोल्व करने जाता तो WS अपन ने लिखा था K इंटू TP की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय W नोट जब अपन ने लिखा था तो ये लिखा था यहाँ पर K इंटू TP की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4। अब कैसे K कैंसिल हो गया, यहाँ पर अपने को T1 का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 से अपन पुट करते हैं, तो T1 का वैल्यू TP और TQ के टर्म में, तो ये वैल्यू जब मैं यहाँ से पुट करता हूँ तो यहाँ से हल्का सा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में ये कुछ ऐसा बनता है 1/3 इंटू TP की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4 डिवाइडेड बाय
TP की पावर 4 माइनस TQ की पावर 4। ये कैलकुलेशन अपने को यहाँ पर मिलेगी। तो ये पूरा टाइम कैंसिल हुआ, तो WS अपॉन W नोट का वैल्यू आया यहाँ पर 1/3, और अपने को पूछा था यहाँ पर W नोट डिवाइडेड बाय WS, तो इसका वैल्यू जो आता है ये आता है यहाँ पर कितना 3। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है कि अ सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू √3 एंड रेडियस कैपिटल R कंटेन्स अ स्फेरिकल एयर कैविटी ऑफ रेडियस r/2। तो देखो आपको दे रखा है ये जो जायंट आपको स्फीयर दे रखा है ये एक सॉलिड स्फीयर ग्लास का स्फीयर है, उसमें से ये वाला पोर्शन जो है जिसकी रेडियस r/2 है उसको कार्व आउट किया गया, बाहर निकाला गया है, तो इसमें कैविटी फॉर्म हो गई है और यहाँ पे आपको एक ग्लास दिया हुआ है, सही है। फिर उसके आगे नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन में इन द फिगर अ वेरी थिन ग्लास लेयर इज प्रेजेंट एट पॉइंट O सो दैट एयर कैविटी रिमेन्स इनसाइड द ग्लास स्फीयर, कि यहाँ पे बहुत ही पतली सी ग्लास की लेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, ये यहाँ से एयर का वे आउट नहीं है, यहाँ से तो हल्का सा जो है यहाँ पे एक पतली सी एक ग्लास की एक मोटाई सी फिल्म रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और आपको एयर जो आपको दे रही है इसके अंदर का जो पोर्शन दे रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1 कंसीडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है एन अनपोलराइज्ड यूनिडायरेक्शन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S emits a light ray from a point source inside the glass sphere toward the periphery O, ठीक है। देखो आपको बोल रखा है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर यहाँ एक सोर्स से लाइट जो है यहाँ से आ रही है कुछ इस तरीके से, इस तरफ लाइट जाएगी और यहाँ से जाने के बाद में वो लाइट जो है कुछ आगे ट्रेवल कर रही है, जिसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, सही है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ग्लास इफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O इज फुल्ली पोलराइज्ड, सही है। आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे जो लाइट जो यहाँ पे आगे इस O पॉइंट आपको दे रखा है, यहाँ पे इस O पॉइंट पे जो लाइट आगे टकराती है और टकरा के जो रिफ्लेक्ट होती है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ब्रूस्टर एंगल के कॉन्सेप्ट से पता है कि अगर कोई भी एंगल जो कोई भी इंसिडेंट रे जो है अगर ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट होती है तो उसके अंदर जो लाइट होती है वो पोलराइज हो जाती है, रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा। तो उसके लिए अपन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो मीडियम है ये 1 दे रखा है, ग्लास का मीडियम आपको √3 दे रखा है और ब्रूस्टर एंगल के करस्पॉन्डिंग जो है लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो tan IB का जो वैल्यू हो जाएगा, इस tan IB का वैल्यू हो गया म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ हो जाएगा एयर, जिसका वैल्यू हो जाएगा √3। तो यहाँ से IB जो ब्रूस्टर एंगल होगा वो कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो लाइट आके इंसिडेंट होगी वो यहाँ पर 60 डिग्री पर होगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री हो गया। आपको पता है यहाँ पे अगर आप नॉर्मल की बात करो तो यहाँ पे नॉर्मल ये वाला हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री अगर बात करो तो 60 डिग्री कुछ इस तरफ हो गया, तो लाइट कुछ यहाँ पे ऐसे आके इंसिडेंट होगी, तो लाइट यहाँ पे कुछ ऐसे आई होगी, सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसका सेंटर जो हो कुछ यहाँ कहीं पे हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, लाइट यहाँ से ऐसे आई है। अब लाइट अगर यहाँ पे आई होगी तो लाइट कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होके टकरा के कहीं आई होगी। तो देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर लाइट जो है वो यहाँ से टकरा के अगर वापस आ रही है, तो जैसे लेट से अगर यहाँ पे लाइट आई और टकराई तो यहाँ पे नॉर्मल का जो है ये वाला एंगल थीटा अगर फॉर्म हो रहा है तो लाइट इस तरफ चली जाएगी, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। बट इसमें एक अच्छी बात ये है कि लाइट अब जब भी दोबारा जाएगी फिर से सेम एंगल पे इंसिडेंट होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा ये तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरफ आएगी तो थीटा, हर बार एंगल जो है हर बार एंगल का वैल्यू क्या रहने वाला है, सेम थीटा रहने वाला है, और हर बार जो है सेम एंगल पे इंसिडेंट होगी, हर बार सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती जाएगी। तो एक बार दो बार नहीं, कितनी भी बार हो जाए हर बार ही सिनेरियो सेम ही रहने वाला है, सही है। तो इसका मतलब तो जो लाइट यहाँ पे आगे पहुंची है वो डेंसर से रेयरर में आगे पहुंची है, और इस वाले पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल जो है कुछ इस तरफ हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल हो गया, सही है। ये इसको अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो लाइट कुछ इस तरफ कहीं ऐसे से आई होगी, सही है। तो उसके लिए ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये एंगल 60 है, तो आपको पता है ये एंगल 60 है, ये रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 तो ये वाला एंगल भी हो चुका है 60 डिग्री, क्लियर है। और ये 60 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, इस वाले एंगल को मैंने बोल दिया लेट से, ये आपको एंगल दे रखा है अल्फा, क्या दे रखा है अल्फा। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करूं तो आपको पता है बोलो
यहां से इधर आई और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दे रखा है, तो √3 इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, 1 इंटू हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 का √3/2 हो जाएगी। तो यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा हाफ और आगे अपन अल्फा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना निकल के आ गया 30 डिग्री वैल्यू निकल के आ गया। और ये अगर 30 हो गया तो आप यहाँ से एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, ये अगर 30 है, इस लाइन को पूरा अगर एक्सटेंड करता हूँ, आपको पता है ये अगर 60 है, ये वाला 30 दे रखा है और ये वाला जो एंगल होगा अगर ये पूरा 60 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 60, ये 30 तो ये वाला एंगल भी यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री एंगल हो चुका है। और ये 30 डिग्री अगर एंगल हो गया तो आपको पता है अगर ये वाला एंगल 30 है यहाँ से, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। इसका मतलब ये वाला लाइन और ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी पैरेलल हो चुकी है। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो लाइन है यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई है, ये पैरेलल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन हो चुकी है। और यहाँ के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं, अगर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ मैं, सही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली नॉर्मल जो है कुछ ऐसा फॉर्म हुआ होगा, ये यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म हुआ होगा और यहाँ पे लाइट कुछ इस तरफ से कहीं आई होगी, ऐसे से लाइट आई होगी, उसके लिए ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो गया होगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल जो आपका थीटा हो चुका है, इस वाले पॉइंट को अगर नाम बोल देता हूँ ए, ये वाला पॉइंट ओ दे रखा है, इस वाले पॉइंट को नाम देता हूँ ये वर्किंग लेट से बी, सही है। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि ये वाला पॉइंट ओ है, इस वाले पॉइंट को नाम दे दी लेट से सी। और एक काम कर दूं, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ ये वाला लाइन पर यहाँ पर, और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया वर्किंग लेट डी। तो ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल बी डी ए की बात करते हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया बी डी ए। इस बी डी ए ट्राइंगल की अगर बात करो तो बी से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है ये तो हो चुकी है आपकी आर। बी ए डी ये वाला एंगल आपको हो चुका है थीटा। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी r/2 है, ये कितनी है r/2। तो ये C से लेके ये वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये भी कितनी हो जाएगी, तो ये अगर आपकी डिस्टेंस अगर r/2 है तो ये वाली डिस्टेंस भी हो चुकी है r/2 यहां से यहां तक। और ये अगर r/2 है तो ये हो गई r/2 cos 60 और ये वाली आगे r/2 sin 60। क्लियर है सबको? अगेन वापस बता देता हूँ, ये r/2 हो गई और ये अगर 60 डिग्री हो तो ये r/2 cos 60 और ये r/2 sin 60। इसमें ये जो वैल्यू आपको दे रखी है यहां से आता है, ये तो हो गया r/2 sin 60 है, और इसमें यहां से यहां तक की वैल्यू है ये आपको दे रखी है r/2 cos 60। ये ऊपर की जो वैल्यू है ये आपको r/2 दे रखी है। r/2 cos 60 का जो वैल्यू होगा ये आपको हो जाएगा r/2 इंटू 1/2, तो r/4 हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में आप मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये जो वैल्यू होगी, ये वाली हाइट जो आपको दे रखी है, ये आपको हाइट दे रखी है r/2 प्लस r/4 है, 3r/4 हो जाएगी। ये आपकी हाइट, आप ये लेंथ आपकी r हो जाएगी, ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर, जो कि अगर 3r/4 हो गया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आपको कितना हो जाएगा r, तो r से r कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू 3/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.75 आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है सबको? ठीक है। और अपन चाहे तो उसमें और बना सकते हैं कि ये लाइट कैसे आई होगी, ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होगी, यहाँ पर लाइट ऐसे आई होगी, तो हर बार ये जो एंगल है सेम फॉर्म करने वाली है। ऐसा यहाँ पे सेम थीटा, तो ये वाली थीटा लाइट यहाँ पे आ गई, लाइट आगे टकरा के चली गई। क्लियर है सबको? इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो कि वेव ऑप्टिक्स और एरर दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दे रखा है जी एडवांस में। क्वेश्चन है कि अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द स्लिट विड्थ यूजिंग द इक्वेशन BD/D इक्वल्स टू m लैम्डा। इक्वेशन आपको दे रखा है BD/D इक्वल्स टू m लैम्डा। ये आपको स्लिट विड्थ को मेजर करने के लिए आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको यूज करते हुए स्लिट विड्थ कैलकुलेट करेंगे। सही है? जहां पर आपको B जो है, B आपको स्लिट विड्थ दे रखी है, कैपिटल D जो है आपको दे रखा है क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। सही है? और m का जो वैल्यू एक mth डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहा है, mth मैक्सिमा की बात कर रहा हूं वहां पे, और लैम्डा जो आपकी वेवलेंथ है। सही है? तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कैपिटल D और स्मॉल d दोनों को मेजर किया गया। सही है?
तो कैपिटल डी जो आपको दे रखी है स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो गैप है ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और जब इसको मेजर करते अपन और उस मेजर करते टाइम पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि जो डी का जो वैल्यू है, डी की वैल्यू 1 मीटर है, और इसको मेजर करते टाइम पे जो मेजरिंग डिवाइस है उसका लीस्ट काउंट बोल दो या डेल्टा डी बोल दो, उसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये लीस्ट काउंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, जिसे चाहूँ तो 1/100 मीटर में कह सकता हूँ। सही है। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जो स्मॉल डी जो स्लिट विड्थ आपको दे रखी है, स्मॉल डी का जो वैल्यू आपको दे रखा है, तो ये स्मॉल डी जो है ये आपकी एमथ डिफ्रैक्शन पैटर्न और सेंटर मैक्सिमम बीच का गैप दे रखा है, ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखा है डी को 5 mm, ये आपको डी का वैल्यू 5 mm दे रखा है क्वेश्चन में, और इसको मेजर करते टाइम पे जो लीस्ट काउंट का वैल्यू है दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर 1 mm। तो डेल्टा डी जो होगी ये आपकी 1 mm हो जाएगी, जिसे मैं 1 mm को एज इट इज 1 mm के टर्म्स में लिख सकता हूँ। सही है। या फिर अगर इस वाली वैल्यू को चाहूँ तो मैं चेंज करके बोल सकता हूँ 5 × 10⁻³ मीटर। सही है। ये आपको वैल्यू निकल के आएगी। लैम्डा के लिए अगर बात की जाए तो लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है, लैम्डा इक्वल आपको देखा 600 नैनोमीटर, और ये आपको देखा प्रीसाइजली नोन है, इसको मतलब इसमें एरर डेल्टा लैम्डा की जीरो वैल्यू की जीरो हो जाएगी, इसको अपन कह सकते हैं 6 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगी, और इसमें जो एरर होगी डेल्टा लैम्डा इसका वैल्यू हो जाएगा 0। सेम आपको दे रखा है एम के लिए, एम की वैल्यू आपको 3 दे रखी क्वेश्चन में, और आपको दे रखा है इस एम में प्रीसाइजली मेजर की गई तो एम में कोई एरर नहीं है, तो डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगा 0। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड करना, आपको जो बी जो आपको दे रखी है ये स्लिट विड्थ है, इस स्लिट विड्थ के अंदर एब्सोल्यूट एरर चाहिए आपको, तो आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो अपन एक काम करते हैं, तो पहले अगर मैं बी का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो बी का जो वैल्यू होगा ये आपको दे रखा है एम, अगर एम लैम्डा इधर है डी बाई डी को इधर लिखते तो एम लैम्डा डी डिवाइडेड बाई क्या स्मॉल डी हो जाएगा, और ये सब में वैल्यू अगर पुट करता हूँ तो एम का वैल्यू 3 हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 6 × 10⁻⁷ हो जाएगा, कैपिटल डी का वैल्यू आपका 1 मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी का जो वैल्यू आपको क्वेश्चन दे रखा है आपको दे रखा है 5 × 10⁻³ हो जाएगा। सही है। और ये समथिंग कुछ मीटर में निकल के आ जाएगा, और ये अगर वैल्यू फाइंड करना चाहे वैल्यू अपन कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये आपको 10⁻⁴ हो जाएगा, ये 18/5, तो ये वो कुछ हो गया, सॉल्व करो 36 × 10⁻⁵ मीटर ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी, ये आ गई बी का वैल्यू। पर अगर मैं बी के अंदर अगर मैं एब्सोल्यूट एरर लिखना चाहता हूँ तो मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपको दे रखा है, तो अगर मैं इसमें ln लेके दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा फंक्शन बन के आएगा वो कुछ ऐसा डेल्टा बी बाई बी इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा प्लस डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा ऑफ स्मॉल डी बाई डी। सही है। इसमें ये वाला टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज ये आपको 0 दे रखा प्रीसाइजली होना, ये भी क्या हो जाएगा 0। पर अगर आपको डेल्टा बी का वैल्यू चाहिए आपको बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, तो सारी वैल्यूज को अगर 1 बाई 1 करके पुट करते हो तो जो वैल्यू निकल के आएगा अगर डेल्टा बी अपॉन बी का जो वैल्यू है ये आपको कितना निकल के आएगा 36 × 10⁻⁵ हो गया। यहाँ पर डेल्टा डी की अगर बात हो डेल्टा डी क्या हो गया 1/100 हो गया डिवाइड बाई 1 हो गया प्लस ये वाली वैल्यू 1/5 हो जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो डेल्टा बी का जो वैल्यू आएगा तो डेल्टा बी का जो वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा 75.6 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा -6 मीटर, जिसे अपन 75.6 माइक्रोमीटर अपन क्वेश्चन में कह सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये जो वैल्यू है ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आपका बेस रहेगा। कंसिडर an electron in the n equals to 3 orbit of a hydrogen like atom with atomic number z। तो एक एटम है जो उसकी स्ट्रक्चर जो होगी जो उसका जो बिहेवियर होगा वो हाइड्रोजन जैसा ही होगा और एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है z, और उसमें n equals to 3 वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन लाई करता है उसके बारे में हमें कुछ डिस्कस करना है। उसके लिए आपको दे रखा है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T a neutron having thermal energy kV times T has the same de Broglie wavelength as that of this electron। तो
टी टेम्परेचर पर जो न्यूट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी उतनी ही डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इस इलेक्ट्रॉन की होगी जो कि n=3 वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। सही है, आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है लैम्डा का जो वैल्यू होता है ये होता है h/mv होता है, जिसे अपन mv को अपन कह सकते हैं √2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी थर्मल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको दे रखी है, अगर उसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहो तो आगे 2m इंटू ये आगे kb इंटू टी हो जाएगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन की जो n=3 में है और जो न्यूट्रॉन है जो टी टेम्परेचर, दोनों की डी ब्रो वेवलेंथ सेम रहने वाली है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन एंड लैम्डा जो डी ब्रो वेवलेंथ दोनों सेम रहने वाली है। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो उसके लिए आपको टी टेम्परेचर असाइन कर रखा, तो मैं बोल दिया h/2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया इंटू ये kb आ गया इंटू कितना हो जाएगा t इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो h/ ये क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा v। इज इट क्लियर? तो यहाँ से h से h कैंसिल हो जाए तो यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v जो वेलोसिटी होगी इसका वैल्यू हो जाएगा √2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू kb इंटू हो गया आपका t। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन के मास के लिए आपको इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्पेशल आपको कुछ नहीं दे रखा, आपको ओनली m आपको न्यूट्रॉन के बारे में बात की है। ठीक है, तो अब देखो ओनली न्यूट्रॉन के बारे में बात की, तो अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन क्या पूछा क्या गया है कि आपको टी टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड करना है। टी टेम्परेचर वैल्यू फाइंड करने के लिए टी का वैल्यू क्या है, यहाँ से इन सारी वैल्यूज को एक तरफ ट्रांसफर करो तो वहाँ से वैल्यू निकल के आ सकती है। पर साथ साथ इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो ये तो अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दो तो एक mvr=nh/2π ये एक इक्वेशन और आ जाएगी जो कि nh हो जाएगी 2π। m ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो v आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। सही है, तो एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास 2 इक्वेशन हो चुकी है, मुझे वैल्यू चाहिए टी का, तो एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ से इसका वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास रेडियस निकल के आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आ गया 2 टाइम्स mn इंटू हो गया kb इंटू हो गया t, रेस्ट टू पावर हाफ हो जाएगी इंटू हो गया r, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया nh अपॉन हो जाएगा 2π। और इसमें अपन देख के बता सकते हैं r जो आपकी रेडियस है, और आपको क्वेश्चन में a नोट आपको बोर रेडियस दे रखी है, तो a नोट अगर बोर रेडियस है तो हमें पता है कि जो r रेडियस होती है वो a नोट टाइम्स n² होती है। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ और साथ साथ स्क्वायर भी कर दूँ दोनों तरफ, तो क्या हो गया 2, ये हो गया mn, ये हो गया kb इंटू टी, और अगर यहाँ पे स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा a0² n⁴ अपॉन z² दैट विल बी इक्वल्स टू हो गया ये n² h² अपॉन 4π² हो गया। सही है, और यहाँ से अगर मैं टी टेम्परेचर की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहूँ तो बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके चला जाऊँगा। अगेन आप देख सकते हो ये n2 है, यहाँ पे n4 है, डिवाइड होगा तो यहाँ पे n2 नीचे की तरफ बच जाएगा, यहाँ पे h2 है, ये z² ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया z² h² डिवाइडेड बाई ये 4 इंटू 2 क्या हो गया 8 हो जाएगा, 8 ये π² हो गया यहाँ पे, साथ साथ ये n² बच जाएगा डिवाइड होगा तो, साथ साथ यहाँ पे a0² भी आ जाएगा यहाँ पे, यह kb, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे बच जाएगी। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है जो कि है z² इंटू h² डिवाइडेड बाई आपको दे रखा है अल्फा टाइम्स π² a0² इंटू mn मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर आपको दे रखा है। इन दोनों में कंपेयर करूं और इसके अलावा अगर मैं n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर देता हूं तो देखो दोनों तरफ ये z² कैंसिल आउट हो गया, इक्वेट करता हूं मैं k बीटा से kb कैंसिल आउट हो गया, mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से mn को मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे mn भी आ जाएगा, यहाँ पे mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, और a0² से a0² कैंसिल, π² से π² कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये n का वैल्यू 3 पुट करते हैं, यहाँ पे हो गया 3² 9 हो जाएगा, 9 8 जा 72 आ जाएगा,
तो कंपेयर करने पे जो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी 72। क्लियर है? ये आपका आंसर हो गया 72। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि दो डाइपोल्स आपको दे रखे हैं लिस्ट फर्स्ट में, और आइडियल डाइपोल्स है। आइडियल डाइपोल मतलब उनकी जो बीच का गैप है काफ़ी कम रहेगा, ठीक है, बाकी अदर डिस्टेंसेस के वजह कंपैरिजन में। और उन दोनों के बीच के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है ये आपको 2r दे रखा है, सही है। और इनको कुछ जैसे अलग अलग आपको PQRS में जैसे आपको दे रखा है, अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग ओरिएंटेशंस में इनको रखा गया है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट है ये आपको x दे रखा है, और इस x पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सही है। तो PQRS 4 अलग अलग ओरिएंटेशन है, चारों के लिए आपको x पॉइंट पर इंडिविजुअली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले अपन बात कर लेते हैं, देखो कि जैसे P पार्ट के अंदर बात करें तो P पार्ट के अंदर अपन देख सकते हैं कि जो x पॉइंट है वो दोनों डाइपोल्स के बाइसेक्टर पर आ रहा है। सेम Q के अंदर बात करें तो दोनों के बाइसेक्टर पर आ रहा है। R वाले के अंदर अगर बात करें, R वाले के अंदर जो राइट साइड में जो आपको डाइपोल दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो x पॉइंट उसके एक्सिस पर आ रहा है, बट लेफ्ट वाले डाइपोल के अकॉर्डिंग ये जो x पॉइंट है ये उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ रहा है। तो भाई इन जनरल अपन एक काम कर लेते हैं कि अगर लेट से अगर आपको कोई एक आइडियल डाइपोल दे रखा हो जिसका डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है P, और इसकी वजह से इसकी एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो लेट से अगर ये डिस्टेंस अगर आपको दे रखी R, तो R इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करोगे तो इसी डायरेक्शन निकल के आएगी और इसका वैल्यू हो जाएगा 2kp/r³, जिसमें k का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा आपका, k का वैल्यू हो गया 1/4πε0 हो जाएगा, सही है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें अगर मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बात करूँ, यहाँ पे अगर बात करना चाहता हूँ तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसका वैल्यू होगा kp/r³। K से मिला वो वैल्यू रखेगा, P उसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये पता तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली अपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें P वाले ऑप्शन में अगर अपन चेक करें तो P वाले में आपको दे रखा है कि दो डाइपोल्स है, कुछ इस तरीके से रखे गए, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है, ये आपको P दे रखा है, इसका डाइपोल मोमेंट P है, इसका डाइपोल मोमेंट भी P आपको दे रखा है, और ये वाला पॉइंट R डिस्टेंस ये है, R डिस्टेंस ये है, तो इस x पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो अगर ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे इसकी वजह से यहाँ पे चेक करूँ तो इसकी वजह से यहाँ चेक करता हूँ तो ये वाला पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ गया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट में होगा। तो इस x पॉइंट पर अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा kp/r³। और ये यहाँ से वो डिस्टेंस दे रखी है आपको। सिमिलरली इसकी वजह से बात करूँ ये वाले पॉइंट पे तो इसकी वजह से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा kp/r³। तो ये मैं नेट बोल सकता हूँ 2kp/r³, जिसको सॉल्व करके बोल सकता हूँ मैं 2k का वैल्यू अपना हो गया 1/4πε0 इंटू के p/r हो जाएगा r³, सही है। तो ये अब 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2πε0p/r³ निकल के आ जाएगा, जो कि अपन चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन अपने से मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हो जो सेकंड ऑप्शन जो है उसमें आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन में अगर बात करो तो -j में आ जाएगी, नीचे तरफ निकल के आ जाएगी। तो ये जो आपका सेकंड ऑप्शन आपका परफेक्टली मैच कर रहा है। क्लियर है? जो नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है वो है क्यू। क्यू के अंदर आपको दे रखा है कि ये जो जैसे P से अगर बात करें इस वाले डायपोल को जस्ट उल्टा कर दिया गया, और इस वाले डायपोल से जस्ट अगर उल्टा कर दिया तो इनके दोनों के मिडल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो इस x पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो इसके वजह से सिमिलरली जैसे यहाँ पे हुई थी नीचे तरफ हो जाएगी ऑपोजिट में, ये हो गया kp/r³ हो जाएगा। ऐसे इसकी वजह से अगर इसके डायरेक्शन नीचे तरफ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट में आएगा, तो ऑपोजिट ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये आ गया kp/r³ इस तरफ हो जाएगा। अगर आप नेट कैलकुलेट करोगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा x पॉइंट पर तो E का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0, और 0 जो है आपके फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो आपको क्यू के लिए आपका फर्स्ट वाला मैच कर जाएगा, सही है। फिर बात करते हैं PQR वाले केस के लिए अगर बात करूं तो R वाले केस में आपको दे रखा है कि एक डाइपोल ऐसे आपको रखा हुआ है, जो दूसरा डाइपोल है उसकी पोजीशन इसके तरफ दे रखी है आपको, और ये x पॉइंट यहाँ पे मिडल में हो जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करूँगा तो ये वाला पॉइंट इसकी एक्सिस पे आ गया, और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो अपन देखा था पहले
या तो 2kp/r³ हो जाएगा। तो इस x पॉइंट पे अगर बात करता हूँ मैं तो इस तरफ हो जाएगा 2kp/r³। ये इसकी वजह से यहाँ पे आ गया। और इसकी वजह से बात करूँ सिमिलरली जैसे PQ में हुआ था वैसे इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ हो जाएगा, ये आगे kp/r³ हो जाएगा। तो जिसको अगर वेक्टर फॉर्म पुट करो तो ये तो i कैप में आ जाएगा और ये वाला j कैप में आ जाएगा। और इसके अगर वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये देखो kp/r³ तो कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 2i कैप माइनस ये वाला हो जाएगा j कैप, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। सही है, ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया। k का वैल्यू पुट कर दूँ तो ये हो गया 1/4πε0 p/, ये हो गया r³ टाइम्स 2i कैप माइनस j कैप। तो ये आपको जो ऑप्शन है मैच कर रहा है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपको मैच करेगा। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करें, अगर अपन एस वाले पार्ट में अगर बात करें, एस वाले पार्ट में आपको दे रखा है कि दोनों जो है ना एक ही डायरेक्शन का लूंगा, इस तरह से आपको दे रखे हैं। ये आपका मिडिल पॉइंट आपको एक्स दे रखा है। तो इस एक्स पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इस एक्स पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसा हो जाएगी, इस तरफ तो हो गई, इसकी वजह से बात करूँ इधर हो जाएगी और इसकी वजह से भी इधर ही हो जाएगी। तो अगर 2kp/r³, ये तो हो गया एक की वजह से हो गया, दूसरे की वजह से भी इसी तरफ हो जाएगी। तो उसको मैं 2 टाइम्स कर सकता हूँ, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा 4kp/r³ हो जाएगा। जिसको मैं सॉल्व करना चाहिए तो कितना हो गया, 4k का वैल्यू 1/4πε0 हो जाएगा, ये p टाइम्स अपॉन कितना हो जाएगा r³ और ये हो जाएगा i कैप में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो हो गया अपना p/πε0r³ हो जाएगा। तो ये अपना फिफ्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो अपना सी ऑप्शन है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है। अ करंट विद एन इलेक्ट्रिकल लोड हैविंग इम्पीडेंस Z इज कनेक्टेड विद एन AC सोर्स एज शोन इन द फिगर। आपको डायग्राम में दे रखा है यहाँ पर कि एक सर्किट का एक पार्ट है। अब इस Z के अंदर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर इंडक्टर दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है एंड ऑल दैट, जिसके अलग अलग आपको ऑप्शंस वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पे आपको AC सोर्स कनेक्ट करके दे रखा है और इस AC सोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जिसका वोल्टेज है T टाइम पर जो वोल्टेज का वैल्यू होगा उसके बारे में आपको दे रखा है कि सोर्स वोल्टेज वेरीज इन टाइम विद VT इक्वल टू 300 sin 400t। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो आप पता कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये इसकी तो पीक वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज की, ये तो होगी V0, और ये जो 400 आपको दे रखा है ये हो जाएगा उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। क्लियर है यहाँ पे। और आप इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ वोल्टेज का टाइम के साथ में, तो वोल्टेज का टाइम से ग्राफ बनाओ तो साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा और t इक्वल टू 0 पर 0 रहेगा और कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला वोल्टेज का, जिसमें ये जो पीक वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपकी 300 वोल्ट हो जाएगी। सही है, ये आपका ग्राफ ऐसा बनने वाला टाइम के साथ में। अब अगर इसको अलग अलग पार्ट्स में देखता जाऊँ उसको P Q R S में तो कैसे बिहेव करेगा। फिर आपको दे रखा है कि T आपका टाइम है। लिस्ट फर्स्ट शोज वेरियस ऑप्शन फॉर द लोड। ये Z की अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग आपको ट्राई करके देखना है आपको। और द पॉसिबल करंट I इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। तो अगर Z का वैल्यू अलग अलग होगा तो उसके अकॉर्डिंग सर्किट में करंट भी अलग अलग फ्लो होगी। तो आपको उसके रेस्पेक्टिवली Z के रेस्पेक्ट में कौन सी करंट फ्लो होने वाली है, क्या उसके वैल्यू रहेगी, कैसे उसका ग्राफ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको मैच करना है। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें अपन किसी रजिस्टर के लिए, फर्स्ट जो आपको P आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है, Z आपको दे रखा है ओनली 30 ओम आपको दे रखा है। सही है, तो एक रजिस्टर हो गया, रजिस्टर का वैल्यू क्या 30 ओम हो गया ये। और आपको पता है किसी भी रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं। तो अगर मैं करंट की अगर बात करूं, करंट का अगर पीक वैल्यू निकालना चाहूँ तो हो गया वोल्टेज का पीक वैल्यू अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका R। तो इसका अगर ये आपको 300 क्वेश्चन में दे रखा है डिवाइड बाय उसका रेजिस्टेंस का 30 हो जाएगा। तो ये 10 एम्पियर उसका पीक वैल्यू ऑफ करंट निकल के आएगा। कौन सा निकल के आएगा, पीक वैल्यू। और इसके अलावा दोनों सेम फेज में रहने वाले हैं, दोनों सेम फेज में रहने वाले में इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से चलने वाला है कि 0 पर 0 रहेगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम हो जाएगा, वापस 0 एंड सो ऑन। सेम इसी शेप का ग्राफ रहेगा, बस इसको जो हाइट होगी वो कुछ अलग होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस वगैरह में चेक करना चाहूँ कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है तो 0 पर 0 रहना चाहिए। तो 0 पर 0 होने के लिए एक तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है और एक थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है। इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा।
और आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू ओनली पीक वैल्यू ओनली 5 तक ही दे रखी है, जबकि ऑप्शन थर्ड में आपको पीक वैल्यू 10 दे रखी है। इसका मतलब पी के अंदर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड पार्ट, तो पी में आपका थर्ड पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट फिर क्यू वाले में बात करते हैं। क्यू वाले में अगर बात की जाए तो वहां पर आपको एक रजिस्टर और एक इंडक्टर दोनों सीरीज में दे रखे हैं। तो R का जो वैल्यू है ये आपको 30 ओम ही दे रखा है, और अगर आपको इंडक्टर दे रखा है तो इंडक्टर से उसका अपन रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। XL का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा इन 12 हो जाएगा। ओमेगा क्वेश्चन आपको 400 दे रखा है, L का वैल्यू आपको दे रखा है 100 मिली हेनरी। तो मिली को अगर मैं 10⁻³ पुट कर देता हूँ तो ये कितना हो गया, ये अगर 10⁻, कितना हो, ये 40 ओम हो गया। और आपको पता है कि ये दोनों जो होते हैं ये 90 डिग्री फेज में होते हैं, तो Z जो आपका इम्पिडेंस होगा सर्किट का वो क्या हो जाएगा, R² प्लस हो जाएगा XL², जिसका वैल्यू अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो 30² प्लस ये हो गया आपका 40²। सॉल्व करोगे इसका आंसर निकल गया 50 ओम। सही है, ये आ गया इम्पिडेंस, और ये इम्पिडेंस निकल के आ गया तो वो करंट की पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। आई नोट जो इस केस के लिए होगी पीक वैल्यू, वो वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइड में हो जाएगा Z। तो Z में कितना हो गया, वोल्टेज आपका 300 हो गया डिवाइडेड बाई ये वाला आपका 50 हो गया, तो ये 6 एम्पियर निकल के आ गया। ये हो गई करंट की पीक वैल्यू इस केस के लिए। लेकिन अगर बात की जाए कि करंट की पीक वैल्यू तो निकल के आ गई, लेकिन उसका ग्राफ बनाना चाहूंगा तो ग्राफ के अंदर देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इंडक्टर जो होता है वो वोल्टेज को फॉरवर्ड रखता है आगे 90 डिग्री। तो अगर बात को जैसे मान लो कि ये इस तरह अगर आपने करंट अज्यूम कर ली, अगर मान लो फेजर डायग्राम बनाना चाहे तो आपको जो रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज रहेगा वो इसी तरफ रहेगा। बट अगर मैं वोल्टेज अगर मैं इंडक्टर बनाऊँ तो VL इस तरफ रहेगा, तो जो नेट वोल्टेज है वो इस तरफ आएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये अगर ये V नेट अगर हो गया तो जो करंट होगी इससे पीछे की तरफ होगी, तो ये वाला एंगल आपका फाई हो जाएगा। अपन फाई एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, tan फाई का जो वैल्यू होगा ये हो गया VL/VR हो जाएगा, जिसको अपन XL/R बोल सकते हैं, विच इज 4/3 निकल के आ जाएगा। सही है, 4/3 निकल के आ गया तो ये समथिंग 53 डिग्री हो गया। अगर इसको अगर मैं समवट अगर मैं ऑलमोस्ट अगर कंसिडर करता हूँ तो 53 डिग्री का राउंड हो गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो करंट जो होगी आई का जो वैल्यू होगा उसका पीक वैल्यू तो हो गया 6 एम्पियर, साइन ये आपको हो गया 400t माइनस समथिंग 53 डिग्री। इसको अपन रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ कन्वर्ट करना चाहिए तो इसको डिवाइड, इसको में क्या करना पड़ेगा बोलो, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ अगर मैं, तो ग्राफ अगर बनाना चाहूँगा तो कुछ ऐसा हो गया, देखो ये आपका आई करंट हो जाएगा, ये इस तरह टाइम हो गया, ये आपको ऑप्शन आपको 400t के करस्पॉन्डिंग आपको दे रखा है, और ऑप्शन पे अगर आपको इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको दे रखा है तो आप देख सकते हो उसमें ग्राफ बनेगा वो t=0 पर ये इसका वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगा। सही है, t=0 पर इसका नेगेटिव वैल्यू हो गया तो ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ नीचे स्टार्ट होगा। सही है, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम ऐसा आएगा जब ये वाले वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ है ये ऐसे कुछ निकल के आने वाला है, और इसकी पीक वैल्यू होगी ये हो जाएगी 6, और ये जो पीक वैल्यू होगी इस तरफ जो नेगेटिव ये आपका -6 एम्पियर हो गया। तो ग्राफ में अगर चेक करूँ तो यहाँ पर ये जो क्यू वाले पार्ट के अंदर जो है ये आपका 5th ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं आर ऑप्शन की। आर ऑप्शन में आपको सीरीज के अंदर आपको एक कैपेसिटर भी लगा के दे रखा है, और सीरीज में कैपेसिटर अगर आपको लगा के दे रखा है तो यहाँ पे आपको आर का वैल्यू तो आपको हो रखा है 30 ओम। XL जो अगर इंडक्टर का रिएक्टेंस निकालना चाहे तो ये आपको हो जाएगा ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, जो कि ओमेगा की वैल्यू आपको किधर 400 दे रखी है, एल का वैल्यू 25 मिली हेनरी दे रखा, तो 10⁻³ हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 25 × 400 हो गया, तो 10,000, तो ये आ गया 10 ओम निकल के आ गया। XC की अगर बात करें इधर साइड में, XC आपको हो गया 1/ωc, इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं 1/ω का वैल्यू आपको 400 दे रखा है, C का वैल्यू आपको 50 माइक्रो हो गया, तो 10⁻6 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया नीचे 0 0, ठीक है, तो 20,000 हो गया, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपका निकल के आ गया 50 ओम निकल के आ गया। क्लियर है, तो अगेन अब यू आर इस कंडीशन के अंदर अगर R L और C अगर आपको दे रखा है तो इस कंडीशन का Z का वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो आपको हो जाएगा R² प्लस
ब्रैकेट XL माइनस XC टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 30 हो चुका है, प्लस XL माइनस XC की अगर बात करता हूँ मैं, तो XL माइनस XC की अगर बात करता हूँ तो ये 40 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 1600 हो जाएगा। अगेन बात करता हूँ तो इसका वैल्यू सॉल्व करूँगा तो अगेन 50 ओम ही निकल के आएगा। 50 ओम अगर इसका इम्पिडेंस आ गया तो अगेन जैसे क्यू वाले ऑप्शन में आया था, अगर ये 50 ओम आया था तो उसके करस्पॉन्डिंग पीक वैल्यू 6 एम्पियर आई थी, तो यहाँ भी जो पीक वैल्यू आएगी आई नॉट का जो वैल्यू होगा वो 6 एम्पियर ही होगा। तो 6 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग जो अपने को ग्राफ में दिख रहा है वो 6 एम्पियर जहाँ पे पीक वैल्यू है, एक सेकंड ऑप्शन ही आपको दिख रहा है जहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि पीक वैल्यू होगी, सही है। और इसके कंडीशन इस वाले ग्राफ के अंदर अगर बात करें तो एक्सएल भी आपको दे रखा है, एक्सी भी दे रखा है, बट यहाँ पे एक्सी का वैल्यू ज़्यादा है एक्सएल कंपैरिजन में, तो अपन बोल सकते हैं कैपेसिटर ज़्यादा डोमिनेट करेगा, कैपेसिटिव रहेगा। और आपको पता है कैपेसिटर के अंदर करंट जो होती है फॉरवर्ड होती है कुछ एंगल से, सही है। और कैपेसिटर अगर फॉरवर्ड अगर रहेगी तो t इक्वल टू 0 पर वोल्टेज 0 रहेगा बट करंट 0 नहीं रहेगी, कुछ पॉजिटिव रहेगी, तो कुछ ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो ग्राफ कुछ जो स्टार्ट होगा आपका वो कुछ ऊपर से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर ऑलरेडी कुछ करंट रहेगी। तो ऐसा अगर बनाओ तो ये उसकी 6 एम्पियर पीक वैल्यू हो जाएगी करंट की, और ये t इक्वल टू 0 पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। तो अपन देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू निकल के आएगा r के लिए करंट का, वो आएगा सेकेंड ऑप्शन निकल के आएगा, सही है। इसमें आपको दे रखा है एस में एक रजिस्टर है और इंडक्टर, तीनों सीरीज में अगर आपको दे रखे हैं, ये 50 माइक्रोफेरेड दे रखा है, ये आपका 60 ओम दे रखा है, और ये आपका 125 मिली हेनरी अगर आपको दे रखा है। तो अगर इसमें अपन सबसे पहले एक्सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका रिएक्टेंस कितना होगा, तो 1/ओमेगा c हो जाएगा। तो 1/ओमेगा का वैल्यू कितना 400 हो गया, और ये आपका 50 इंटू 10⁻6 ऊपर निकल के आ जाएगा, सही है। और जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे 50 ओम ही निकल के आ जाएगा। आर आपको ऑलरेडी 60 ओम आपको दे रखा है, और एक्सएल की बात की जाए तो ये आपको हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, तो 400 इंटू एल के लिए आपका 125 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये इतना ओम निकल के आ जाएगा। तो इसको 4 को अगर आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, ये 500 हो गया। तो 500 हो गया आपका 50 ओम, ये निकल के आ जाएगा। सॉल्व अगर आप करोगे इसको तो आपको पता चलेगा कि जो Z का वैल्यू होगा, इम्पिडेंस होगा सर्किट का, ये हो गया बोलो R² प्लस ब्रैकेट ऑफ XL माइनस XC टू द होल स्क्वायर हो गया। अगर XL XC की वैल्यू पुट करता हूँ, R की वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू है कितनी निकल के आएगी, 60 ओम निकल के आएगी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगी, ये R की वैल्यू 60 निकल के आ गया। तो आप बेसिकली देख भी सकते हो कि रेजोनेंस हो गया, सही है। और रेजोनेंस अगर हो गया तो ओनली जो इफेक्टिवली काम करेगा ओनली रजिस्टर ही काम करेगा। और यहाँ जो करंट की जो पीक वैल्यू होगी वोल्टेज की तो आपको दे रखी है 300 वोल्ट आपको दे रखी है, डिवाइड बाई क्या हो गया 60 हो गया, ये कितना हो गया बताओ, ये 5 एम्पियर निकल के आ गया। तो जो पीक वैल्यू ऑफ करंट रहेगी 5 एम्पियर रहने वाली है। और दूसरा एक्सएल और एक्सी, ये मैं बोलो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, रेजोनेंस आ चुका है यहाँ पे। तो ये ओनली रजिस्टर की तरह सर्किट बिहेव करने वाला है, और रजिस्टर सर्किट भी अगर बिहेव करेगा उस कंडीशन के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहेंगे। तो कुछ जैसा वोल्टेज था सेम वैसे आपका करंट चल देगा। पीक वैल्यू उसकी हो जाएगी यहाँ पे कितनी 5 एम्पियर, और ये आपका नीचे तरफ -5 हो जाएगा। तो आप ये जो आप देख सकते हो कि ये वाला कौन से ग्राफ में आपको दे रखा है, आप देख के बता सकते ये डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। क्लियर है सब आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 16 जो आप यहाँ देख सकते हो, लिस्ट फर्स्ट शोज वेरियस फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ एनर्जी ई ऑन द एटॉमिक नंबर जेड, एनर्जी एसोसिएटेड विद सर्टेन फिनोमिना आर गिवन द लिस्ट सेकंड, ठीक है। तो आपको दे रखा है ई एनर्जी का जेड पे क्या डिपेंडेंसी है, इसके बारे में आपको रिलेशन वगैरह कुछ दे रखे हैं, तो आपको उनके रेस्पेक्टिव जो भी उनसे एसोसिएटेड होंगे उनमें आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो आपको बोला है जैसे पी पार्ट के अंदर अगर बात करें, क्वेश्चन में आपको दे रखा है पी पार्ट में ई जो एनर्जी आपको दे रखी है, ई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू क्या दे रखा है आपको Z², सही है। तो हमें पता है कि जब भी हाइड्रोजन एटम में जब ट्रांजिशन होता है या हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर ट्रांजिशन होता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी का जो फंक्शन अपन लिखते हैं, एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² 1/n1² माइनस 1/n2², ये अपना रिलेशन होता है। तो अपन डेफिनेटली यहाँ से देख के कह सकते हैं कि जो एनर्जी जो होगी ट्रांजिशन की वो Z के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है। तो अपन यहाँ पर P वाले पार्ट को मैच कर सकते हैं यहाँ पर
हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो अपन P को 5 से मैच कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है। तो जो P हो गया वो अपना मैच हो गया 5 से, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करें अपन, तो आपको देखा क्यू के लिए अगर बात करें अपन, ये P के लिए हो गया। क्यू के लिए अगर बात करें अपन, क्यू में आपको दे रखा है एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि जब भी अपन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे जैसे के अल्फा हो गया, उन सब के लिए अगर बात करें अपन, तो जो वहां पे ट्रांजिशन होता है, तो के अल्फा एक्स रेज के लिए अगर बात करें, तो जो ट्रांजिशन होता है उस ट्रांजिशन में जो एनर्जी होती है रेडिएशन की, वो प्रोपोर्शनल होती है Z-1 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज के लिए हो जाएगा। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि इसका जो क्यू है वो अपना मैच कर अपने फर्स्ट से, तो एनर्जी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, ठीक है। पी क्यू आर जो नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, इस आर के अंदर अगर बात करें, तो आर में आपको दे रखा है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इंटू Z-1। देखो ये वाला पार्ट अपन कहाँ देखते हैं कि जब अपन बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे होते हैं किसी भी एटम के अंदर, किसी भी न्यूक्लियस की अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, तो उस बाइंडिंग एनर्जी के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से जो है बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। बिकॉज जो प्रोटोन होते हैं वो आपस में रिपल्शन की वजह से ऑलरेडी दूर जाना चाह रहे हैं, तो हमें इनको तोड़ने के लिए, इनको दूर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, उल्टी कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से आता है कि अगर मान लो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कोई एटम आपको दे रखा है, उसका अगर एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है अगर मान लो Z, और उसका एटॉमिक मास नंबर आपको दे रखा है A, तो इसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में आपस में इंटरेक्शन की वजह से अगर एनर्जी की अगर बात करोगे, तो आपको होता है कोई भी चार्जेस अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस अगर आपको दे रखे हैं, Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, तो Q1 Q2 चार्जेस को अगर मैं R डिस्टेंस पर रख देता हूँ, तो उनकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है K Q1/R होती है। क्लियर है। तो ऐसे अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर की ओर अगर बात करूं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, तो Z प्रोटॉन्स होंगे, तो उसमें ZC2 ग्रुप्स बनेंगे। कितने ग्रुप्स बनेंगे? ZC2। तो ZC2 ग्रुप्स की वजह से वहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा ZC2 टाइम्स, और क्या हो जाएगा K, एक प्रोटॉन का चार्ज E हो गया, दूसरे का भी कितना हो जाएगा E/B, इसकी एवरेज डिस्टेंस जो है उसके एवरेज रेडियस के इक्वल ले लेंगे अपन। तो ZC2 अगर अपन आगे अपन ओपन अप करते हैं, तो ये हो जाएगा Z इंटू Z-1 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो गया 2। सही है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो Z इंटू Z-1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये वाला जो C पार्ट, जो अपना जो R पार्ट है, वो अपना मैच कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियर विद मास नंबर फ्रॉम 30 to 170। ठीक है। एक जो लास्ट पार्ट हमने बचा है वो है S पार्ट, जिसमें आपको बोला गया है कि E इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ Z। ठीक है। तो एनर्जी जो होगी वो Z पे एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करने वाली नहीं है। तो ऐसा कौन कौन सा हो सकता है जहाँ पे एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी। सही है। तो अगर एनर्जी डिपेंड नहीं करती, तो अपन बात करें कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अगर बात करो, उसका ग्राफ जब मैं बनाता हूँ, उसका ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आता है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इस तरह आपको Z दे रखा है। तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ फ्लक्चुएट करता है ये, और उसके बाद ऑलमोस्ट सेम सा रहता है, उसके आगे डिप करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम चल रहा होता है। यहाँ पे Z का वैल्यू जो आप 30 के अराउंड मान सकते हो, और यहाँ पे Z को वैल्यू आप 170 के अराउंड मान सकते हो। सही है। तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम से चलती है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये इस वाली वैल्यू के लिए Z 30 से 170 के लिए जो बाइंडिंग पर न्यूक्लियन है, ये Z पे डिपेंड करने वाली नहीं है। क्लियर है। तो ये वाला अपना मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा अपना कि एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस फॉर स्टेबल न्यूक्लियर विद मास नंबर 30 to 170। सॉरी ये Z का वैल्यू, Z ये एटॉमिक मास नंबर यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। ठीक है। तो अपन यहाँ से मैं डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो आपका सी ऑप्शन परफेक्टली मैच कर रहा है, जहाँ पे P जो है आपका 5 से जा रहा है, Q 1 से जा रहा है, R आपका 2 से जा रहा है, और S आपका 4 से जा रहा है। ठीक है।